on or not, but I'm okay. So let's try to move forward and a few things. हेलो सर, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। जी मिस, is it okay now? यस। Okay, चलो ठीक बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर दें, बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है। है। अच्छा, मैं भी सर दानिश चंदूरा जी। तुम्हें चावल इतना किसने दिया? Okay, not mine. Yeah, maybe something like that. Okay, so all of you can hear my voice. Can somebody, Miss Nayab, आप बता दीजिए, कोई भी बता दें. Yes, sir. जी सर, Okay, yes, sir. thank you very much. So we'll move on to sharing a screen. Okay, instantly I got popular again. So let's move on. So I'll share my screen now. And this is like the presentation I would like to give it to you. थोड़ी सी rundown, और especially for those who are handling the primary data. और जो सेकेंडरी डेटा भी है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं वो फिलहाल अगेन not underestimating your effort, because mashallah you guys are working hard and you know certain things in certain direction better than me also, maybe, और ऐसा भी हो सकता है. तो there are few things. So this is exactly, अभी इस किताब का जो टाइटल whatever it is है वो आप नोट कर ले, but this is one of the old one. कॉपीराइट का भी अभी फिलहाल लेकिन नई एडिशन भी है. there are so many other things, but we'll go with that. और मैं आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को खास तौर पे जो प्राइमरी डेटा के लोग, खास तौर पे प्राइमरी, अदरवाइज दूसरे लोग भी जो सेकेंडरी डेटा है उनके लिए भी एक आरामत है. और मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल की है. मैं स्टाटा में बिल्कुल नया हूँ और नाइव हूँ, और मैंने अभी पिछले 1 महीना पहले स्टाटा को जरा हल्का सा टच करने की कोशिश की. मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें कमांड नहीं पता, और मुझे आमतौर पर मेन्यू ड्रिवन मुझे ज़्यादा आसान लगता है. और जो फॉर दैट मैटर जो जो कमांड ड्रिवन है वो मुझे थोड़ा सा आई फील अनईजी. मे बी शायद मेरी ओरिएंटेशन नहीं रही है इस वजह से. तो बट समहाउ आई मैनेज टू डू दैट. मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे करस्पॉन्डेंस एनालिसिस उसके अंदर मैंने रन किया, और क्योंकि मुझे वो आता है, समझ में आता है, इंटरप्रेट करना आता है, सब कुछ करता है, तो वो मैंने रन किया और वो हो गया. अब वो होने के बाद, इसीलिए सेकेंडरी डेटा को ही मैंने पहले से, जो मेरे पास डेटा सेकेंडरी में कह दूंगा, प्राइमरी तो नहीं, कलेक्ट तो खैर मैंने किया हुआ था प्राइमरी, लेकिन एनीवे या चले प्राइमरी डेटा पे भी टेक्निक कहने का मतलब है जिनका प्राइमरी डेटा भी है वो भी, और सेकेंडरी डेटा जिनका भी है, अगर वो सब बातें ये समझ लें तो दे कैन इजीली गेट अवे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. और वो चाहे आजकल पाइथन पे यूज करें या चाहे वो आप आर में यूज करें. और पाइथन के लिए भी अब जाहिर है वो यूजर इंटरफेसेस आसान बन गए हैं, पाइटॉर्च और मे बी समथिंग एल्स, और दूसरी चीज़ें भी हैं. और पे प्लस हर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी है. मैं जो पाइथन को यूज़ करता हूँ, या पाइथन मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर ऐसा इस्तेमाल करता हूँ जो कि बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बस ठीक है, मेरा काम कर देता है. वो टेक्स्ट माइनिंग का सॉफ्टवेयर या टेक्स्ट का, मेरा क्वांटिटेटिव काम नहीं होता, लेकिन कभी कभी आई एक्सप्लोर. और सॉफ्टवेयर का नाम है ऑरेंज. अब ऑरेंज का बहुत जल्दी काम करता है, नो. और डेटा मॉडलिंग कर देता है, बिल्कुल यस. और कोडिंग करनी पड़ती है, नो. थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है शायद, मे बी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, और समथिंग लाइक दैट. दिस इज हाउ यू एक्सप्लोर. एनीवे, सो कहने का मतलब है कि ये जो भी प्रेजेंटेशन है, दिस इज फॉर प्राइमरी डेटा स्पेशली, और खासतौर पर सेकेंडरी डेटा वालों के लिए भी है. और जो डिपेंड करता है कि अगर उनको चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर सॉफ्टवेयर को लर्न करना एक हर्डल कम हो जाएगा कि है क्या, तो बाकी सॉफ्टवेयर को देखना और फिर चीज़ें देखना वो हमारे लिए आसान. या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है आपने इससे एक्सटेंसिवली पढ़ा हो. ठीक है, जाहिर है मेरा बहुत ज़्यादा जो सेकेंडरी डेटा के ऊपर ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहा हुआ है, प्राइमरी डेटा के ऊपर रहा. लेकिन प्राइमरी डेटा में भी लोग जो है वो, मैं फिलहाल इसको इस तरह कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग रिग्रेशन तक ही पहुँच पाते हैं, उसके बाद आगे वाली चीज़ को वो ज़्यादा
डिस्कवर ही नहीं कर पाते। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट कि आपको एक रन डाउन थोड़ा सा मिल जाए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज लाइक मल्टीवेरिएट एनालिसिस के खास तौर पे। अब मल्टीवेरिएट एक अलग चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, और खास तौर पे यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट, और फिर वेरिएट क्या चीज़ है इसको समझना ज़रूरी है। और लाइक मल्टीवेरिएट इज इक्वल टू मल्टीवेरिएबल? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर दैट मीन्स के मल्टीवेरिएबल जो है उसको मल्टीवेरिएट कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज मल्टीवेरिएट इज समथिंग अ बिगर कॉन्सेप्ट। तो ये भी समझना जरूरी होता है। ये सब चीजें हैं, तो इसलिए हर कोई मल्टीवेरिएट की बात कर रहा होता है। अब एक और चीज मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। बाईवेरिएट, यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट में नॉर्मेलिटी हम टेस्ट करते हैं, और नॉर्मेलिटी किस तरह टेस्ट करते हैं वो एक अलग है, छोड़ दें उसको, हम इससे बहस नहीं पड़ेंगे। तो कभी मौका मिलेगा हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन अब जब मल्टीवेरिएट डेटा हो तो फिर वो बाईवेरिएट के मेथड से सॉल्व, मतलब उसको उसकी नॉर्मेलिटी चेक नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि बाईवेरिएट, यूनिवेरिएट के जो मेथड्स हैं नॉर्मेलिटी चेक करने के, उन तरीकों से मल्टीवेरिएट जो डेटा की नेचर है वो नहीं होगी। उसको आपने उस तरह से नॉर्मेलिटी चेक नहीं करनी, तो लिहाजा चीजें पता होनी। तो दैट्स व्हाई मल्टीवेरिएट की अपनी इंपॉर्टेंस। मैंने एक छोटी सी एक बात आपको बता रहा हूँ। एक मरतबा मैं आपको एक और सैम्पल साइज की बारे में बात करने लगा जल्दी से, फिर उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे चला जाऊंगा, हम और भी चीजें देखेंगे। एक मतलब मैंने एक पेपर लिखने की कोशिश की, मुझे किसी ने फ़ोन किया और कहा कि आप ये प्लीज़ लिखो। काफ़ी पहले पुरानी बात हो गई, 2014 की, और उन्होंने कहा कि आप ये प्लीज़ यू हैव टू गो एंड यू हैव टू डू राइट अ पेपर, और इनको एब्स्ट्रैक्ट लिखते। मैंने कहा सर मैंने लिखा ही नहीं है, तो पेपर कहाँ से मैं एब्स्ट्रैक्ट करूँगा? नहीं, ये आई वांट यू, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के, और वो वहाँ से पढ़ के भी आए हुए थे। ही इज इन सऊदी अरेबिया दीस डेज। तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू डू इट। आई सेड ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा, जो पेपर लिखा नहीं था लेकिन मेरे आइडिया दिमाग में था, और मैंने कहा मैं लिखूंगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा। लेकिन जाहिर है एब्स्ट्रैक्ट की जो चंद चीज़ें होती है वो मैंने नहीं लिखी। वो हमने कॉन्फ्रेंस जो यहाँ हो रही थी पाकिस्तान के अंदर ही, हमने उसमें भिजवा दिया। अब जो पेपर था वो मैंने भिजवा दिया, और भिजवाने के बाद जो है वो वहाँ से जवाब आ गया। और वो पेपर था स्टैटिस्टिशियंस ऑफ पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके अंदर वो पेपर उन्होंने भिजवा दिया, और ही वांटेड मी टू पार्टिसिपेट। तो आई सेड ओके। वो पेपर का जो टाइटल था वो ये था, प्रॉब्लम ये थी, मैंने चैलेंज किया था, और वो चैलेंज ये किया था कि ये जो फार्मूला हमें सैम्पलिंग का सिखाया जाता है, ये सैम्पलिंग का फार्मूला सही नहीं है, और जो सिखाया जाता है वो सही सिखाया जाता है, लेकिन जिस टोन, जिस एजम्पशन, इम्प्लीकेटिव एजम्पशंस के साथ सिखाया जाता है, और हम इसे समझ लेते हैं कि यही है, और ये हमारे पास मुजर्रब नुस्खा हाथ में आ गया, इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको चैलेंज किया और कहा कि ये फार्मूला ही सही नहीं है। ये फार्मूला हमें जो घुट्टी में डाल के बचपन में पिलाया जाता है, बचपन का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो वो उसमें जो पिलाया जाता है वो लाइक इट डजंट सॉल्व माय प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं यूनिवेरिएट बाईवेरिएट में आता हूँ, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अगर आप गौर से रिमेंबर, मैं तो हल्का सा बता रहा हूँ आपको कि वो 30 से कम होना चाहिए डेटा, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। बाबा आजकल के ज़माने में कौन 30 और 30 से कम, 30 से ज़्यादा, कोई सब, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर मोर डेटा। लाइक जो आपका डेटा होता है कलेक्ट जाता है, फिर तो 30 और वो 30 से कम वाला, 30 से ज़्यादा वाला जो है वो तो फिर आउट ऑफ द विंडो चला गया ना। और पता नहीं, और फिर उसके अंदर एक और शर्त भी है कि पॉपुलेशन की जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन या पॉपुलेशन का मीन, ये पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता ही नहीं पता। अब वो पता है ही नहीं पता, पॉपुलेशन का दायरा है, कभी भी पता नहीं होगा पॉपुलेशन का, तो फिर वो भी अगेन दैट्स आउट ऑफ द विंडो। अगर पता है तो तब भी ठीक है, अब वो पता है कुछ सिचुएशन में है या नहीं। कहने का मतलब मल्टीवेरिएट में जब जाते हैं तो ये सारा कुछ फिजल आउट हो जाता है। और फिर फर्दर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये सीखा कि मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स है, उसके एनालिसिस की तो ट्रीटमेंट ही अलग है, और उसकी ट्रीटमेंट के अंदर तो बाबा उनका सैंपल साइज, हर टेक्निक के हिसाब से सैंपल साइज डिफरेंट है। और वो लोग जो प्राइमरी डेटा कर रहे हैं अभी, तो जाहिर है वो माशाल्लाह दे आर पोस्ट सैम्पलिंग वाली साइड से वो आगे आ गया। और अगर एक स्टैंडर्डाइज लफ्ज 600 500 भी किया हुआ है तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मैंने सर दानिश, आई ओवरहर्ड सर दानिश एडवाइजिंग सम स्टूडेंट के तुम 400 ले लो या 500 ले लो। मुझे अच्छा लगा, उसकी वजह यह है, और स्टूडेंट
वो अच्छा इसलिए लगा कि स्टूडेंट को अंदाजा नहीं है सर दानिश ने क्या कह दिया उनको। वो स्टूडेंट शायद समझ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर दानिश ने बड़ी तरकीब से एक बात बोली है और शायद ऐसा ही हो और हो सकता है उस डायरेक्शन में चला जाओ। वो ये है कि याद रखिए, जब आप अपना डेटा शुरू में कोशिश करके मेहनत करके इकट्ठा कर ही लेते हैं, जो आजकल आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर इसकी तादाद, क्योंकि जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं, अगर उसमें ज़्यादा ज़्यादा डेटा ले लें और ज़्यादा डेटा लेके कम डेटा इस्तेमाल अपनी डेटा फाइल में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि एक मरतबा एफर्ट होगी। और याद रखिए, जब ज़्यादा डेटा हो, खासतौर पर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को एक्सटेंसिवली अगर आप यूज़ करके कर लेते हैं, मैं अब फिलहाल प्राइमरी डेटा और स्पेशली मार्केटिंग एप्लीकेशन, नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, और फाइनेंशियल में भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स में डेटा अगर इकट्ठा कर लेते हैं और आज कर लेते हैं, और वो सेकेंडरी डेटा भी अगर सेकेंडरी वाले भी हैं और किसी सोर्स से आप ले लेते हैं, कल को वो सोर्स नहीं होगी तो वो सोर्स वहाँ पे, क्योंकि इतना डायनामिक है फील्ड वेबसाइट के ऊपर या जहाँ पे भी सोर्स है, तो वहाँ पे इतना जल्दी रैपिडली चेंज होता है और इवन इंडिकेटर्स चेंज हो जाते हैं। और इंडिकेटर्स चेंज होने के बाद जो है, वो इंडिकेटर जब चेंज होते हैं, वो डेटा अगर आज डाउनलोड कर ले तो स्टिल यू कैन वर्क ऑन, फ्यूचर में काम कर सकते हैं और अपने पेपर्स के लिए काम कर सकते हैं। डेटा की डायनामिज्म और दूसरी चीज़ों को फिर अलग कहानी है। फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और वो येल यूनिवर्सिटी के होते हैं। मेरा फाइनेंस इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ। वहाँ पे सन 2013-14 के अंदर चाइल्ड मॉर्टेलिटी को इकोनॉमिक, वुड यू बिलीव इट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में लिया गया था। क्यों लिया गया था मुझे नहीं पता, लेकिन वो लिया हुआ था। अब आजकल डेटा डाउनलोड करें तो वो नहीं है, जो कि लॉजिकली नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इंडिकेटर सब तब्दील हो जाते हैं अगर उस वक्त का डेटा है, कोई वजह है काम करने की। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज गो बियॉन्ड। इसके पीछे राज ये होता है, और उस वक्त हमें गुस्सा आ रहा होता है, मुझे भी आता था कि ये मुझे क्यों सारे लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा डाटा। खासतौर पे मल्टीवेरिएट में याद रखिए एक बात और, जब भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जो कि मेजॉरिटी रिसर्च पेपर, मेजॉरिटी गुड रिसर्च थीसिस के अंदर जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस की डिमांड ही ज़्यादा डेटा की है, क्योंकि वो फिर इफेक्ट साइज और इफेक्ट साइज के साथ कितना डीप आप उसे, पावर ऑफ द एनालिसिस, ये सब बातें जो है ना, उसके हिसाब से वो कितना डीप आप देखेंगे, आपको फिर वापस मुड़ के नहीं जाना पड़ेगा वो दोबारा डेटा इकट्ठा करने के लिए। तो दिस इज एक्चुअली द पीछे रीजन। तो कहने का मतलब, ये सब बातें मैंने करने का मतलब ये है कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन और क्या है। फिर हम इसको बात करेंगे कौन सी टेक्निक्स इसमें मल्टीवेरिएट की होती हैं, और हर टेक्निक के ऊपर एक अलग क्लास भी होती है, एक्सटेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा है, कुछ हमारी एप्लीकेबल है, कुछ नहीं है, मेहनत तलब काम है, इट्स अ ह्यूज वर्क। और जितना थोड़ा सा ऑन द पार्ट ऑफ लाइक मी और टीचर एनीबडी, और उसके बाद आप लोगों के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर की टेक्निक भी हो सकती है कि वो किस तरह से उसको करते हैं। मेरा जो प्राइमरी, मेरी जो मेरी कंफर्ट है वो, या कंफर्टेबल मेरा, तो वो SPSS के साथ है। ऑफ कोर्स दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के साथ, तो मैं उससे भी कंफर्टेबल हूँ। लेकिन SPSS में आई कैन गेट अवे सिंपली, जो मेरा काम मेरा कर देता है और बहुत ही अच्छे डिसेंट तरीके से करता है। और वही काम ईव्यूज में भी हो सकता है। ईव्यूज में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं डेफिनेटली, और वो बेहतर है, लेकिन इत्तेफाक से क्योंकि मेरा टाइम सीरीज एनालिसिस या मेरा डोमेन ये नहीं रहा हुआ, तो ज़्यादा मैं उधर नहीं जाता हूँ। और मैंने भी रिसेंटली एक डिस्कशन में एक बात कहीं की थी, और वो बताया था कि वो कई मरतबा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो समझाई जाती है, हम उसे ऑन कर लेते हैं, चाहे मेरा टाइम सीरीज डेटा हो या ना हो, लेकिन वो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत होती है। एनीवे, तो डिस्कस द नेचर ऑफ मेजरमेंट स्केल्स एंड रिलेशनशिप टू मल्टीवेरिएट टेक्निक, कि वो स्केल क्या है, मेजरमेंट स्केल्स कौन से हैं, और फिर उनको समझने की ज़रूरत चाहिए। और फिर ये दिस इज द एजेंडा व्हाट आई वुड लाइक टू ब्रीफली to go with it. Let me talk about multivariate data analysis and an interesting and challenging subject. Of course it is, मैंने already बताया. Or maybe like as an instructor, फिलहाल मैं instructor, I'm not a teacher, but I'm just trying to instruct like this is what my objective is, to direct your energy, this interest. हम लोग क्या करें कि अपनी सारी एनर्जीज और इंटरेस्ट को जो ना इसके कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को सीखने में लगा दें। ठीक है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और के मतलब इससे लड़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर हमें तो फ्रीडम मिल जाती है। और फ्रीडम क्या मिलती है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उनके टॉपिक, मैं बगैर देखे बात कर रहा हूँ, उनके टॉपिक जो खास तौर पे प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके टॉपिक शुरू हो रहे होंगे इम्पैक्ट ऑफ, इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी वन वेरिएबल इम्पैक्टिंग द अदर, और दी
लाइक द डिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी अंग्रेजी किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिखी हुई है ये, और अल्टीमेटली कहानी आके रुकेगी रिग्रेशन, दैट्स इट। उसके बाद और दूसरी चीजों की, अब ये मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ टेंडेंसी ये होती है ज्यादातर। तो कहने का मतलब कि उसके बेसिक, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाए तो हम अपने टॉपिक की अंग्रेजी के साथ साथ अपना एनालिसिस भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को हम एक डिफरेंट अंदाज में दे सकते हैं। और फिर अगेन आई ऑल्सो वांट टू हेल्प लाइक स्टूडेंट्स लाइक यू विद मी टू किसके टेक्निक को अप्लाई क्या करेंगे, और रियल वर्ल्ड डेटा के साथ और सारी चीज़ों के साथ। मैं भी चूंकि अभी फर्स्ट टाइम अभी शुरू करने लगा हूं आप लोगों के साथ, थोड़ा सा ब्रश डाउन दूंगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट, जैसा मैंने पहले बोला कि वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले उसमें से डिपेंड करता है, क्योंकि देखें हर चीज़ आपसे शेयर ज़रूर की जा सकती है, लेकिन जिस स्टेज पे आप हैं, अगर वो इस स्टेज से गुजर के आप आगे चले गए हैं और वो चीज़ आपसे शेयर भी कर दी जाए जहाँ बेसिक है, वो आपको हेल्प थोड़ा बहुत तो करेगी, लेकिन फिलहाल अभी काम करने में मदद नहीं देगी, तो लिहाजा वो इसकी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं गेज करके आई शेयर एवरीथिंग द बेस्ट थिंग, क्योंकि मेरे पास जितनी भी है वो चीज़ें मैं समझता हूँ वो अमानत है स्टूडेंट्स की। आई विल यूजुअली गिव इट टू देम कि ये मैंने जो मैंने सीखा है, मैंने इकट्ठा किया है, वो लेट मी शेयर। तो इसमें वो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। तो जितना भी जो भी आगे प्रेजेंटेशन को मैंने आसान बनाया, और भी डिफरेंट मेथड, डिफरेंट हैंडआउट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से इसको करेंगे, और खास तौर पे एक और चीज, जो लिखते कैसे हैं रिजल्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखना कैसे है मैंने कर लिया, और मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, और मैंने एनालिसिस भी कर लिया सॉफ्टवेयर से। मैंने लड़ झगड़ के समहाउ आई हैव गॉट माय टेबल्स, या मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके मेरे टेबल्स में आ गया। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करूं? तो ये जो पूरा रन डाउन, जो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैंने शुरू किया, उसमें ये कि जब टेक्निक की बारीक बातें आपको पता चल जाए, अब उस टेक्निक की बारीक बातें पता चलने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रन करें, आउटपुट वही आएगा। फर्क इतना है, आउटपुट में कुछ चीजें पहले दी हुई होंगी, कुछ बाद में दी होंगी। किसी सॉफ्टवेयर में जो बाद में दी हुई है वो पहले दी हुई होंगी। किसी को जो है लाइंस के साथ एक्सप्लेन का मतलब है कि वो चारों तरफ बॉर्डर बने हुए होंगे, उससे एक्सप्लेन किया होगा। किसी ने जो है कोई एक चीज डायग्राम से भी शो की है और टेबल भी बना के दिया है। कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा होगा, कुछ सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, लेकिन पता होगा कि क्या है, then it is very easy to write about it. So that's why this is what the concept is. जिस तरह मैंने पहले आपको अभी आपको यही बोला कि करस्पॉन्डेंस एनालिसिस या किसी में, मुझे स्टेटा सॉफ्टवेयर नहीं आता था, मुझे ये फिक्र नहीं थी कि करस्पॉन्डेंस एनालिसिस कैसे करेंगे, मुझे ये फिक्र था कि इसमें कैसे करेंगे। ये करस्पॉन्डेंस एनालिसिस की कमांड वो मुझे पता है कि टेबल आउटपुट दे देगा, मैंने ये सिर्फ देखनी थी कि इसमें कैसे करेंगे। तो somehow I found it. I've read the manual, multivariate एस्टिमेशन, एमवी एस्टिमेशन का मैनुअल था, मैंने वो पढ़ा। उसके अंदर कमांड दी हुई थी, कमांड देने के बाद मैंने उसको रन किया। अब पढ़ना मुझे सारा आता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, करना कैसे पढ़ना। फर्क इतना है कि एसपीएसएस के टेबल्स की ओरिएंटेशन फर्क थी, स्टाटा की ओरिएंटेशन फर्क थी, लेकिन पढ़ना मुझे आता था। मैंने उस पर पढ़ के अपना लिख के और अपना राइटर भी लिख दिया, एक ट्यूटोरियल बना के वो सर को मैं सेंड करूंगा। सर अगर बेहतर समझते हैं तो आप लोगों को रियल लाइफ एक एग्जाम्पल, और इसी पिछले 1 महीने के अंदर ही मैंने ये काम किया, लेकिन समथिंग लाइक दैट। मैंने फिर एसपीएसएस में भी किया, दोनों चीजें किया। एनीवे, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द केस इज कि हम इसे बेहतर तौर पे जो है वो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, किताब पुरानी एडिशन में फिलहाल पुरानी स्लाइड में पर बनी हुई है, लेकिन बहरहाल दिस इज समथिंग हियर ब्लैक बेबन एंडरसन ने वेरी फेमस बुक। ये सबसे ज्यादा साइट होती है, इसको गूगल स्कॉलर पे देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। एवरी सिंगल रिसर्चर जो है वो इसको साइट कहीं ना कहीं जिंदगी में कर चुका है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो आमतौर पे वट एवर पुराना लिखा हुआ है, और जो नीचे रेफरेंस बुक है मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, सबैस्टनिक एंड फिडेल, वन ऑफ द वंडरफुल बुक्स फॉर लॉट ऑफ मैथमेटिक्स देयर। लेकिन एनीवे, तो फिर किताब अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी अवेलेबल कर देंगे, दैट्स इजी ई बुक, बट दैट्स नॉट द बिग डील राइट नाउ। Anyway, we'll move forward. So let's talk about multivariate and include both multivariable tech and multivariate techniques. Multivariate analysis में multivariable techniques भी हैं और multivariate techniques। और multivariate जो analysis है is like a family of techniques, ठीक है? It's a family, और ये family की जो family है, ये families और different families हैं, इनको समझना शुरू से समझ गए तो बहुत आसान है। और मैं आपको जो राज है वो भी बताना चाह रहा हूँ,
बहुत आसानी से बता रहा हूँ। कई मरतबा ऐसी चीजें हैं कि मैं चलते फिरते लोग मुझसे पूछते हैं कि ये वाला टॉपिक है मेरा, कौन सी टेक्निक लगेगी, तो मैं उनको चलते फिरते सिंपली वॉकिंग इनटू लाइक वॉकिंग समवेयर और somebody आस्क मी यूनिवर्सिटी के अंदर या कहीं पे भी बाहर के ये क्या है, तो सिंपली से कि ये लगेगा, तो कहते हैं सर आपको कैसे पता चलता है? अब वो पता तो चलता है, कोई ये नहीं है कि मैंने पढ़ा हुआ, नो, सिंपल एक मल्टीवेरिएट की फैमिली का मुझे अंदाजा है, और हर फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक है और टॉपिक किस कैरेक्टरिस्टिक पे बैठता है और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उधर से क्या चीज कौन सी वाली चीज उसका लग सकती है। तो दिस इज सिंपली आई डू, और यही चीज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, आपको प्रैक्टिस नॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिस के बाद मतलब है कि थोड़ा सा आप उसको समझ लें तो यू कैन इजीली आंसर, दूसरों को गाइड कर सकते हैं। सो it is important that we realize this fact from the onset, shuru se. The common characteristic is that multiple variables are used for the dependent or independent variable in the analysis. Multiple variables, even dependent variable may be multiple variables. हमारी आमतौर पे कहानी रुक जाती है, खासतौर पे स्पेशली जो प्राइमरी डेटा जो हैंडल करता है वो आमतौर पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ काम कर रहा होता है, और एक डिपेंडेंट में जो काम कर रहे होते हैं मेजॉरिटी, वो फिर रिग्रेशन पे आके उनकी बस रुक जाती है। उसके बाद अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो फिर थोड़ा सा मसला आ जाता है, और बहुत सारी जगहों पे फिर प्रॉब्लम भी होती है लोगों को कि समझने में कि यार ये क्या चीज़ होगी। और अगर कोई स्टूडेंट मेहनत करके कर भी देता है तो उसके बाद फिर कई मैंने देखा है, मैं फिलहाल एग्जाम नहीं दे रहा कभी भी, फिर मैंने ये देखा है कि कई मतलब सुपरवाइजर को भी इशू हो जाता है। वो फिलहाल कराची यूनिवर्सिटी के तरफ से कोई भी नहीं है, लेकिन इसके बाहर की बात कर रहा हूँ, मेरा तजुर्बा ये भी रहा है। Anyway, so multiple variables are used for the dependent or independent variables only. और हर एक टेक्निक की अपनी स्पेशल पावर है, और वो स्पेशल पावर जो है ये उसमें मतलब जो यूनिक उसकी एप्लीकेशन है। मैं आंख बंद करके हर एप्लीकेशन हर टेक्निक को हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो उसकी जगह लिए सही तरह यूज नहीं होगी, और ये ऑलरेडी पता है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हर टेक्निक हर जगह पे यूज करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी स्पेसिफिक ये बातें वो होती हैं, और इनको समझना जरूरी है कि वो क्यों, हर टेक्निक को समझना क्यों जरूरी है, ताकि वो उसका सही इस्तेमाल सही तरह पता चल जाए उस एप्लीकेशन में, तो हम बेहतर तौर पे कर सकते हैं। और जब हमें सही इस्तेमाल पता चले फिर देन वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्निक्स इनटू इट। कई पेपर आपने देखे होंगे, खासतौर पर प्राइमरी डेटा वाले जो है वो जरा नोट करें बात, और सेकेंडरी डेटा वाले भी ऐसा होता है, और हो सकता है वो अब फिलहाल अगेन मेरी ज़्यादा ओरिएंटेशन उसमें नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं और करते भी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ इकट्ठी करनी है, वेरिएबल डिजाइन करने हैं, ठीक है, आपको नया कंपोजिट बनाने हैं, आपके पास सेकेंडरी डेटा है, फिर यू कैन डू द फैक्टर एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उससे आपने नए वेरिएबल क्रिएट किए और साइंटिफिकली क्रिएट किए और थ्योरेटिकली भी क्रिएट किए जो साउंड भी हैं, फिर उनको आप फर्दर एनालिसिस में जा सकते हैं। ये सेकेंडरी डेटा की बात कर रहा हूँ। इसी तरह प्राइमरी डेटा के अंदर भी है, पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक टेक्निक इस्तेमाल करें, तो उसके बाद वो सही इस्तेमाल करने के बाद वहां से डेटा आए और उसको स्कोर्स लिखवा के देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, तो फिर आगे जा सकते हैं। तो अगेन चीज़ों का पता हो, वो चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काम कैसे करने का मतलब जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स समझनी हो। काम करने का मतलब है कि ये क्या रहा है, होता क्या है, कब कहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ अप्लाई होती है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो दिस इज ये इसलिए ईच टेक्निक हैज इट्स ओन स्पेशल पावर, द यूनिक इंस्टेंसेस ऑफ एप्लीकेबिलिटी यूनिक है, ठीक है ना। मतलब मैं क्लास से बोल्ट नहीं खोल सकता, मुझे रेंच या स्पैनर ही यूज करना पड़ेगा बोल्ट खोलने के लिए, ठीक है। तो मैं प्लास से नहीं खोल सकता, उससे खराब हो जाएगा सारा काम। एनीवे, सो फिलहाल मैं इतनी डिटेल में मत जाइएगा, परेशान मत होइएगा, बहुत आसान कर रहा हूँ। मल्टीवेरिएट एनालिसिस कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सिर्फ डिस्क्राइब करने के काम आती है, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा हो। आपके पास डेटा है, कुछ टेक्निक्स है जो अमेजिंग, उनकी बेहतरीन कैपेबिलिटीज हैं, जो फिनोमेना आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो उसके डिस्क्राइब करने में काम होते हैं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस कुछ ऐसी हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्राइब करना एक और है और एक्सप्लेनेशन कुछ और है। कि कुछ ऐसी टेक्निक है जिनकी स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं जो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती है। और मतलब ये मत समझिएगा हायरार्की ये है कि डिस्क्रिप्शन सबसे लो है, एक्सप्लेनेशन। मैं एग्जांपल दूंगा, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग क्या है, वो एक्सप्लेन ही तो कर रहा है सारा, ठीक है। अगेन प्रिडिक्शन, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो प्रिडिक्ट करने के काम आती है, ठीक है। और हर एक डिसीजन मेकर अगेन एज इफ लाइक इजीली टू डिराइव द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, एंड मल्टीवेरिएट टेक्निक अफोर्ड दैट टू
कि प्रिडिक्ट करना है कि अगर ये हो जाए तो ये इस तरह कर सकते हैं. कैन वी डू दिस? व्हाट इफ एनालिसिस, कि अगर ऐसा हो तो हम ये करें तो फिर क्या होगा? मे बी सेंसिटिविटी एनालिसिस. अगेन सेंसिटिविटी एनालिसिस के एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप उसे चेक कर लेते हैं पहले से कि ओके अगर ये सिचुएशन हो, सिनेरियो एनालिसिस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी अवेलेबल होता है. व्हाट सो दिस इज अगेन प्रिडिक्शन की खास सर्टेन मल्टीवेरिएट एनालिसिस. और आई एक्सपेक्ट टू डिजाइन टू यील्ड प्रिडिक्टिव मोड्स, और उसमें स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी भी है. हर एक की स्पेसिफिक एक्यूरेसी है. मिसाल के तौर पर मैं अगर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो सबसे बेहतरीन एक्यूरेसी क्या है कि 50% होगा, 50% नहीं होगा. आप यकीन करें बहुत सारी टेक्निक्स है जो इसी मेथड के ऊपर टेस्ट हो जाती हैं कि अगर उनका रिजल्ट मोर देन 50% एक्यूरेसी है तो दैट्स अ गुड थिंग, और अगर 50% से कम है तो उस टेक्निक में वाला डेटा और आपका डेटा जो वो सही नहीं है. रीजन बिकॉज बाबा बगैर कुछ इतना मैथमेटिक कैलकुलेशन किए अगर 50% आप सोच सकते हैं कि 50% तो होगा चांसेस और 50% नहीं होगा, तो फिर सॉफ्टवेयर करने की जरूरत ही नहीं. दैट्स व्हाई प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी. देन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स लाइक जो कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक है जो आमतौर पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में दे एक्चुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग थिंग्स. कुछ कंट्रोलिंग इवेंट्स हैं और कुछ सर्टेन डिग्री पे है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. अब कंट्रोलिंग क्या है? अगेन इन टर्म्स ऑफ लाइक कोवेरिएट्स एनालिसिस. कोवेरिएट एनालिसिस में लाइक ANCOVA है, MANCOVA है, और दे माइट बी अदर थिंग. अब ये मनोवा, अनोवा, तो इसमें ANCOVA और MANCOVA इस तरह ऐड करते हैं. तो ये अगेन सब बातें अगर थोड़ा सा हमें पता चल जाए तो एटलीस्ट हमें समझ ज्यादा आने लगेगा और मेरे टॉपिक पे क्या होगा. और यकीन करें अगर ये सब चीजें समझ में आती हैं आपको तो कभी भी किसी पेपर को आपने एनहांस करना हो तो आप जिस लेवल पे पेपर ने छोड़ा अपने आप को, अगर आप उसके अंदर कौन सा वेरिएबल ऐड करके किस तरह इंप्रूव करके टेक्निक्स का पता हो तो आप उससे अगले लेवल पे लेके चले जाएंगे. और अगले लेवल पे अगर वो पेपर ओरिजिनल ऑथर को भी दिखाएंगे तो बोलेंगे ये मेरा पेपर नहीं है. वाई? बिकॉज मैंने जिस जगह पे छोड़ा था आपने तो उसे एक डिग्री और इम्प्रूव कर दिया और बेहतर कर दिया. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द पर्पस है, हाउ टू इम्प्रूव एवरीथिंग. ओके. मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी यूजेस हैं. अभी फिलहाल मैं रन डाउन दे रहा हूँ और उसमें आगे वाले टेबल के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि पी का मतलब है कि ये वाली टेक्निक जो है ये इसी काम के लिए प्राइमरी एबिलिटी है उसकी. ठीक है. और एस का मतलब है सेकेंडरी एबिलिटी है, यानी उसको उस वाली एबिलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे वाले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और एन ए का मतलब है बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ठीक है. तो दिस इज वन. और लाइक लुक एट दिस पेपर. Multiple regression is very good in predicting. Control, no. Explain, secondary, yeah. Describe something, okay. Multiple discriminant analysis, prediction. MANOVA, describe तो बिल्कुल भी नहीं. Control, of course, primary, right? क्योंकि मनकोवा के साथ मनोवा. Canonical correlation, vector analysis, cluster analysis. इत्तेफाक से Alhamdulillah, like I have done multiple projects in all of those techniques. और अभी तक जो मेरा फिलहाल छोटा सा तजुर्बा, ज्यादा नहीं है, लाइक सुपरवाइजिंग 100, आई थिंक आई बिलीव 258 है शायद. तो वो उसके अंदर ये सारी टेक्निक्स को मैं अप्लाई करवा चुका हूँ, डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट हिसाब से. तो हर एक की एक पर्सनल, जिसका मैंने कहा ना कि हर एक के साथ एक यूनिक कैपेबिलिटी है. और ये पेपर मतलब ये स्लाइड हतमी नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो प्राइमरीली जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती हैं. मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है, ये मार्केटिंग वालों को स्पेशली आई वुड लव टू टीच देम. और बड़ा मजेदार उसका एप्लीकेशन है. और करस्पॉन्डेंस एनालिसिस है, इसमें करस्पॉन्डेंस एनालिसिस मेंशन नहीं हुआ वो, बट डजंट मैटर. सो दैट्स वन थिंग. तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के हिसाब से. अच्छा, इस स्लाइड के अंदर मेरे लिए क्या है और आप लोग के लिए क्या है? कहने का मतलब है एक ही लाठी से सब चीजों को नहीं हाँकना है. ठीक है. और जब नहीं हाँकना है तो अब चूंकि मैं प्लीज अब माइंड नहीं कीजिएगा, खासतौर पे प्राइमरी डेटा वालों, और खासतौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा. चूंकि ज्यादातर टेक्निक से हमने रिग्रेशन ही लगा हुआ देखा होता है, तो बिलीव इट और नॉट हमारे टॉपिक जो निकल के आते हैं जहन में होते हैं, जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो जो ढूंढने आते हैं वो हमें पता ही नहीं होता. क्योंकि जब रिग्रेशन जिस पे लगना हो तो टॉपिक भी तो फिर डायरेक्शन वही होगी. तो लिहाजा पे बहुत नैरो मायोपिक सोच के साथ हम टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं.
क्योंकि दूसरी टेक्निक की खुल के हमें पोटेंशियल पता ही नहीं, और हमें ये भी नहीं पता कि कैनोनिकल कोरिलेशन कहाँ कहाँ लग सकता है, जब वो पता ही नहीं है। नाम भी अभी पहली मरतबा सुना है, और कैनोनिकल कोरिलेशन पहली मरतबा सुना का मतलब अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करूँ मैं जनरली। सो कैनोनिकल कोरिलेशन का पता ही नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉट, हमें पता ही नहीं कहाँ कौन किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है। जब किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है तो जाहिर है मेरी सोच भी महदूद है। जब मेरी सोच भी महदूद है तो फिर मैं टॉपिक वही सोचूंगा जो इर्द गिर्द रिग्रेजन की घूम रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने अभी 3 दिन हुए हैं दोबारा से इसे कम करने की कोशिश किया, एंड दैट इज फाइनेंस कैरी, इकोनॉमिक्स कैरी और कैनोनिकल कोरिलेशन। और वो मैं जब काम कर लूँगा सरदाने से पहले डिस्कस करूँगा, सरदाने को पहले दिखाऊंगा भी, और मैं जो आइडिया है और इस पे मैंने काम बस समझे ऑलमोस्ट शुरू कर दिया। लेकिन कैनोनिकल कोरिलेशन फिर आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेंड द होराइजन फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर पब्लिश डेटा। और ये मैं पब्लिक डेटा मीन सेकेंडरी डेटा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कैनोनिकल कोरिलेशन कैसे लगा, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल वे। आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे वैसे, बाय द वे आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आप लोग नहीं करते या आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग नई नई टेक्निक के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये हद नो, यू नीड टू फाइंड, इसलिए हमारे टॉपिक हमें समझ नहीं आते। फिर हमें समझ नहीं आते तो मैंने आपको फिर वो रेफरेंसिंग या बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बताया कि देखो एक्सपेंड करो। वो बाबा एनालिसिस हम कोई और कर लेंगे, पहले पता तो कर लें, अपने हाथ पांव फैलाएं। और दूसरा, सारे लोग जो गाने सुनते हैं नहीं सुनते कोई बात नहीं है, जो नहीं भी सुनते कोई बात नहीं है, दैट्स ओके। और इफ दे हैव सर्टेन रिजर्वेशन इट डजंट मैटर, पर लेकिन ज्यादातर लोग गाने सुना कर, और गाना है आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन टच द स्काई। सो दिस इज एग्जैक्टली द केस, जस्ट एक्सपेंड योर होराइजन, एक्सपेंड योर विजन, एक्सपेंड योर विंग्स एंड ट्राई टू फ्लाई ऑल्सो। ठीक है, डोंट टेक इट लिटरली। ये बोले सर मैं कुर्सी से गिर गया हूँ, समथिंग लाइक दैट, डोंट टेक इट लाइक दैट, बट इट इज स्टिल समथिंग के थोड़ा सा एक्सपेंड कर। तो यही पर्पज मेरा भी है, मैं जितना असिस्ट कर सकता हूँ आपके एक विजन को मजीद इम्प्रूव करने के लिए, मार्क माई वर्ड्स, मजीद इम्प्रूव। ये ऑलरेडी आपका डेवलप हुआ हुआ है, इसको और बेहतर किया जा सकता है, ये मेरा हमेशा से कहना। तो दिस इज एग्जैक्टली ये ओरिएंटेशन। ओके, multivariate data analysis, all statistical method that simultaneously analyze. Now remember this, remember, simultaneously analyze multiple measurements on each individual, right? Simultaneously. तो मल्टीवेरिएट का मतलब क्या है? ठीक है, मल्टीवेरिएट डेफिनेशन वगैरह को हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताने लगा। सॉरी, वो प्रैक्टिकल बात बताने में क्या है बाबा, साइमल्टेनियसली एनालिसिस किया जा सकता है। अब ये साइमल्टेनियसली एनालिसिस के अंदर भी एक बड़ी विपता है। दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, रिग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, तो लिहाजा 2 मरतबा रिग्रेशन कर दो भैया। गुड, हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो अगर पियर्सन कोरिलेशन, आप जरा गौर से सुनिएगा, रिग्रेशन खुद एक मल्टीवेरिएट टेक्निक है, और अगर पियर्सन कोरिलेशन दो वेरिएबल के दरमियान, बाइवेरिएट कोरिलेशन, दो वेरिएबल के दरमियान अगर एनालिसिस करना है तो फिर रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। क्यों? इफ देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इज 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो पहला इंडिपेंडेंट बाइवेरिएट कोरिलेशन विद डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका एनालिसिस आ गया। फिर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसका एनालिसिस आ गया। यानी अलग-अलग कर ले तो फिर रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, पर ऐसा तो नहीं है। हमें ये पता है कि यार देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, if there is a one dependent variable and you want to predict in that direction, so we must go into like predicting कि ठीक है, और हम इसको एनालिसिस करके देखते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस, इसका रिलेशनशिप। फिर हमने ये प्रेडिक्टिंग के दूसरे एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी ढूंढ लिया कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका रिलेशनशिप क्या है, और इसको देख लेते हैं कि ये कितना इसको ऑल्टर कर सकता है। फिर ऑल्टर करने के लिए फिर हमने दूसरे वेरिएबल्स का भी शुमार करना शुरू कर दिया। वो फिर थोड़ी सी बड़ी टेक्निक है, मॉडरेशन है, मीडिएशन है, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब है कि ये लाइक साइमल्टेनियसली। तो जब रिग्रेशन जब इस्तेमाल करते हैं तो बाइवेरिएट से काम चल जाएगा ना? नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है, एक चीज फिलहाल आपको अभी बता रहा हूँ, एंड दैट इज फैमिली वाइज एरर कहलाता है, फैमिली वाइज एरर। और फैमिली वाइज एरर का मतलब है कि जितने ज्यादा आप अपने एक एनालिसिस को साइमल्टेनियसली अगर नहीं करते तो आपका पावर ऑफ एनालिसिस गिर जाता है। अब ये फिलहाल बड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, लेकिन मैं आपको आसान करता हूँ। कंसिडर दिस,
सारे दोस्त जितने भी हैं आप लोग अगर जब इकट्ठे होते हैं, और आजकल तो नहीं लेकिन वैसे कहीं बाहर खाने खाने का इरादा हो, तो कई मरतबा ऐसा हुआ होगा ना कि जब खाना आप खा रहे हैं कोई एक बंदा डिसाइड कर लेता है कि उधर चलते हैं, और जब उधर चलते हैं और सारे लोग वहां जाते हैं और वहां पे खाना भी खा के आ जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ वन डिसीजन, और उस पूरे ग्रुप में चाहे वो 4 लोगों का ग्रुप है 5 लोगों का, एक बंदा फैसला करता है और सारे लोग फॉलो करते हैं, हो जाता काम। अब इसको ऑल्टरनेटिव उसका इसको बिल्कुल ऑपोजिट सोचिए कि फर्ज करें वो शख्स जिसने फैसला करना है वो बोले अच्छा हर एक कोई फैसला करेगा, हर कोई अपनी अपनी सजेशन दे दे। तो जब हर कोई अपनी अपनी सजेशन देगा और जो किसी एक बंदे के डिसीजन का जो पावर होती है वो क्या पावर उतनी रहेगी, फिजल आउट हो जाएगी। या तो कभी कभी ऐसा होता है झगड़ा हो जाता है कि यार छोड़ जाता ही नहीं है, छोड़, ये तो हर कोई बोल रहा है, क्योंकि हर एक के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वहां चल के खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो इफ यू डिवाइड दैट a simultaneous decision into smaller part जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी है, पर अगेन यू लूज द पावर ऑफ डिसीजन, यू लूज द पावर ऑफ द एनालिसिस। तो इसी तरह इस एरर रेट, इसको कहते हैं एरर को फैमिली वाइज एरर, और फिर इसकी करेक्शन करनी पड़ती है। तो मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी कि बाबा सिंपल रिग्रेशन है ना, सिंपल रिग्रेशन का मतलब वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट, और इन दोनों को करें तो एक्चुअली उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो आर आती है। और आर आप देखते हैं कि एग्जैक्टली आर जो है वो अगर बाय वेरिएट कोरिलेशन करें तो वही है, क्योंकि वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट दैट्स एक्चुअली अ बाय वेरिएट कोरिलेशन, इसलिए आर की वैल्यू दोनों सूरतों में एक ही आती है। तो अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट हो तो फिर बाय वेरिएट कोरिलेशन रिपीट करते नहीं ना, उसको रिपीट करेंगे पावर गिर जाएगी, इस वजह से फिर हम उसके रिग्रेशन करते हैं। इसी तरह देयर आर सो मेनी अदर थिंग, हाउ अबाउट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि ओके कोई मतलब ही नहीं है, 2 मतलब रिग्रेशन कर दो, 2 मतलब रिग्रेशन करेंगे हो जाएगा, लॉजिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स ओके। ठीक है, कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन होगा क्या, पावर ऑफ द एनालिसिस गिर जाएगा साइमल्टेनियसली, फिर वो फैमिली वाइज, मैं टेक्निकल टर्म बोल रहा हूँ, वो आ जाएगा, फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है, बॉर्न-फेरोनी मेथड एक कहलाता है, उसको करेक्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल दिस इज द वे। अच्छा खैर, एनीवे साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करने के अलावा और क्या, व्हाई शुड वी डू इट, ऑफ कोर्स मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो मेजर कर रहे हैं उसको मेजरमेंट में एक्यूरेसी आए, फैक्टर ऑफ पावर। ओके ओके, एक्सप्लेनेशन एंड देन प्रेडिक्शन, ऑफ कोर्स इसको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने को बोला, एंड ऑफ कोर्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल वे। अब वो आजकल कभी कभी बहस भी होते हैं कि हाइपोथेसिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एनीवे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो जो टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। फाइन, ये मल्टीवेरिएट का, मैंने कोई डेफिनेशन की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बोला कि बाबा ये दिस इज वन ऑफ वंडरफुल टूल that simply goes with the simultaneous analysis. Okay, अब now let's talk about basic concept में वेरिएट क्या है, मेजरमेंट स्केल्स क्या है, फिर मल्टीवेरिएट मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एरर, टाइप्स ऑफ टेक्निक, ऑलरेडी मेजरमेंट ये सब बातें पता है आपको, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, विल नॉट स्पेंड मच टाइम। मैं जो मेन बातें हैं जो मिसिंग होती हैं आमतौर पे, मैं उसको आप आमतौर पे मिसिंग होती है। नीदर आई एम अंडर एस्टिमेटिंग आप लोगों के माशाल्लाह प्रोफेसर, जो मेरे भी प्रोफेसर हैं, वो जो आप लोगों को गाइड करते हैं, हो सकता है उन्होंने पहले गाइड किया हो डेफिनेटली, बट नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं जो आई एम हेल्पिंग यू आउट, आई एम ट्राइंग टू, डजंट मैटर। सो वेरिएट इज वेरी सिंपल, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, इट्स अ मल्टीवेरिएट, नॉट वेरिएट, नॉट मल्टीवेरिएबल। सो व्हाट अ सिंगल वेरिएट इज, सिंगल वेरिएट इज एक्चुअली a linear combination of variables, that means variables plural है, तो एक वेरिएट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, राइट, विद एम्पेरिकली डिटरमाइन, उसमें वेट्स ऐड हो जाते हैं। अब वेट्स जब ऐड हो जाते हैं, मैं इसको एग्जांपल दे, मैट्रिक्स सोचे आप कौन से, कि कोई एक शख्स कोई एक इक्वेशन, रिग्रेशन की इक्वेशन आप जो सोच ले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप मेंटली सोच ले। अब मेंटली सोच ले तो जो y की वैल्यू है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड साइड के ऊपर अब जो भी है, अगर हम उसको लाइक फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है बीटा नॉट, फिर बीटा 1, फिर उसके बाद फिर x1, फिर उसके बाद बीटा 2 x2, तो ये फॉर एग्जांपल अगर जो y लिखा हुआ है, फर्क करिए, एक शख्स का रिस्पॉन्स है और किसी एक शख्स का रिस्पॉन्स है, और उस रिस्पॉन्स में दूसरे लफ्जों में x1 एक कॉलम में, x2 दूसरे कॉलम में, x3 तीसरे कॉलम में, एक्सेल में समझ लें, तो ये तो पहले शख्स यानी पहली रो का डेटा है।
और अगर 100, 200, 400 लोगों का डेटा है तो 400, यानी एक वेरिएट एक रो में मल्टीपल वेरिएबल्स है x1, x2, x3। लेकिन अगर y की इक्वेशंस जो हैं वो हर रो में एक बनती है और 400 लोग हैं तो 400 इक्वेशंस बनी, तो इसको एनालाइज करने के लिए वो छोटी मैथमेटिक्स की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। इट्स अ मैट्रिक्स अलजेब्रा। जो मैट्रिक्स अलजेब्रा है तो दैट इज एक्चुअली मल्टीवेरिएट। So that this is the concept. One variate may be the combination of weights plus multivariables, and then in sub का combination is multivariate technique. तो जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्लाइड कोई कमाल नहीं है, वो मतलब ये मिल भी सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस ये अभी इस तरह नहीं है, वो हम थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके विल ट्राई टू प्रोवाइड व्हाटएवर द बेस्ट थिंग फॉर यू। So y value is a linear combination of entire set of variables। इस तरह समझें कि आपके कॉलम्स में डेटा है, पहले वाले कॉलम में रिस्पोंडेंट लिखा हुआ है और उसके अंदर पहला रिस्पोंडेंट जो है पहली रो यानी A2, क्योंकि ज़ाहिर पहले रो में कॉलम हेडर है। A2 के अंदर आपने सीरियल नंबर लिख दिया 1, फिर उसके बाद B2 के अंदर आपने रिस्पोंडेंट या नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो इसी तरह आप जो x1, x2, x3 के कॉलम दे दें सारे, तो ये पहली रो जो है दैट इज वन वेरिएट, or one variate is a combination of all the columns multiplied by their respective weights of the total, whatever it is, जो भी है, मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत ही नहीं। तो दैट ये एक है, और 400, 600, 800, 1000, 1500 लोगों का डेटा है, तो यू कैन इमेजिन कि मैट्रिक्स अलजेब्रा कितना ज्यादा मैथमेटिक्स, तो इसमें टेक्निक भी छोटी मोटी नहीं लगेगी, इट्स अ मल्टीवेरिएट टेक्निक। तो मल्टीवेरिएट टेक्निक के लिए पीछे कॉन्सेप्ट ये है, इसका समझना ये इसलिए। अब आप सोचें, मैं यहाँ पे अपना एक प्रूफ दे रहा हूँ, फिलहाल हम इतना डीप अभी नहीं जाएंगे। जब इतना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, और वो जो बचपन में हमने कोट अनकोट बचपन फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो सैम्पलिंग का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसके अंदर कहीं ये कोई बात थी ही नहीं कि टेक्निक कितनी कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें सैम्पलिंग साइज वाला फॉर्मूला लग सकता है? नहीं लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स ही नहीं है, मैच नहीं करती है। तो दैट वाज, तो बहरहाल वो उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला, मुझे मना कर दिया कॉन्फ्रेंस वालों ने कि आप ये नहीं पेपर पढ़ेंगे और हम आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं पेपर, क्यों, बिकॉज आप तो झगड़ा करवाने के चक्करों के अंदर है स्टैटिस्टिशियन के दरम्यान। अच्छा चले ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। तो बहरहाल एनीवे मेरी जान भी छूट गई, मैंने वो पेपर प्रेजेंट भी नहीं किया और ना मैंने लिखा भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ काम ही शुरू किया। एनीवे बट आई हैड दिस आइडिया। एनीवे आगे चलते हैं। ये एक ऐसी स्लाइड है जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बहुत जगह पे एक्सप्लेन करता हूँ दुनिया में, मतलब जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है और जहाँ पे मुझे जरूरत किसी ने इनवाइट अगर किया तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये बहुत सारे लोगों में ये बहुत थोड़ी सी गड़बड़ होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स के नाम आपने वो स्लाइड में देखे, उस स्लाइड में एक्चुअली आपके डेटा पर मुनहसर है कि आपके डेटा को देख करके आपने डेटा किस तरह का लेना है, किस तरह का लिया है, किस तरह का आएगा, ठीक है, उस पर मुनहसर है कि आप किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, और जो करेंगे उसके हिसाब से टेक्निक लगेगी, और जो टेक्निक लगेगी उस टेक्निक के हिसाब से फिर आप अपना काम करेंगे। अब डेटा कैसे आएगा? डेटा जिस तरह से जो भी जिस सोर्स से भी हासिल करें, जैसा भी करें, लेकिन वो डेटा की नेचर क्या है, और वो डेटा की नेचर ऐसा क्यों है? वो नेचर इसलिए है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर हाइपोथेसिस क्या थे, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड चीजें। जब ये चीजें इंटर रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टॉपिक क्या था। अगर आपका टॉपिक ये था तो फिर टॉपिक ये था तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, होता है, और फिर उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन आमतौर पर यही निकलते हैं, और फिर उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन की सेटिस्फेक्शन के लिए हाइपोथेसिस से यही रखने पड़ते हैं, और हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए फिर डेटा की नेचर भी यही रखनी पड़ेगी। ये है पूरा सिलसिला जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर मल्टीवेरिएट टेक्निक का आपको वो रन डाउन या एक अच्छी सी विजन डेवलप ना हो, फिर टॉपिक कमजोर होता है, और जब टॉपिक कमजोर होगा तो अल्टीमेटली डेटा भी कमजोर आएगा, और डेटा कमजोर आएगा तो टेक्निक अच्छी नहीं लगेगी। जब टेक्निक अच्छी नहीं लगेगी तो ये वो वजह है, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, ये वो वजह है जिससे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये रिसर्च क्या चीज है यार, कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा मेरा, I'm not getting any kind of an interest out of it, because मजा ही नहीं आ रहा है। वो जस्ट बिकॉज एक गलती हुई है कि टॉपिक
डेप्थ, चीजों के समझने की डेप्थ नहीं है। जब चीजों की समझने की डेप्थ अगर आ जाएगी, सॉल्व कैसे होता है मैथमेटिक्स, इसके पीछे क्या है, हर चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे डेप्थ पता चल जाए तो मैं चीजों को अच्छा पिक करके फिर आई कैन गो, तो वो जो पता चल जाता है तब आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके, दिस इज समथिंग नाइस, आई वुड लाइक टू गो। मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा हूँ। ओके, कोरिलेशन तो मुझे पता था, व्हाट इज कैनोनिकल कोरिलेशन, और फिर कैनोनिकल कोरिलेशन को विजुअलाइज कैसे करेंगे, दिमाग से देखेंगे, अच्छा ये टेक्निक में हो क्या रहा होगा, मैथमेटिक्स क्या है देखेंगे, वो तो वक्त आएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन है क्या। तो दिस इज एग्जैक्टली इस स्लाइड के अंदर ये है कि मैं आपको, मेरी वेबसाइट है वो आपको मैं दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, ठीक है। और वर्क के साथ, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन उस एक कुछ वेबसाइट मेरी 5 4 है, जिसमें 4 में से एक वेबसाइट अभी आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिलीव इट और नॉट, ये हमें किसी ने नहीं बताया, ये किसी से मुराद, आई एम नॉट कंसिडरिंग योर एग्जिस्टिंग टीचर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट किसी ने नहीं, पहले नहीं बताया, हमें पहले से पता होना चाहिए था, ठीक है, हमें पता होना चाहिए था लेकिन बताया नहीं। चले मैं अब थोड़ा लेट बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जितनी मल्टीवेरिएट टेक्निक्स हैं, वो खासतौर पे एडवांस टेक्निक्स हैं, ये डेटा की नेचर पर डिपेंडेंट है, एक, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल थे, इस पर डिपेंडेंट है। अब चाहे तो आप शोले फिल्म का डायलॉग याद रखें, कितने आदमी थे, समथिंग लाइक दैट, तो इस पे डिपेंडेंट है। आपका डेटा की नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से तब आप वो टेक्निक लगा सकते हैं। और गलती से अगर आपने डिफरेंट नेचर की टेक्निक, डिफरेंट नेचर का डेटा जमा कर लिया, लेकिन टेक्निक वो लगानी है जिसके अंदर कोई और नेचर था, तो फिर आप फिर डेटा को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक फेमस आपने सुना होगा डमी वेरिएबल, तो फिर इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पहले से पता हो, जो कि मेरा स्पेशली मुझे, मेरा हमेशा कहता हूँ कि डेटा कलेक्ट कर के साथ साथ टेक्निक करने से पहले अगर पता हो, मैं तो कहता हूँ टॉपिक के साथ साथ अगर पता हो तो आपको कितना आसान हो जाएगा क्या काम करना है, क्यों करना है, और मैं आगे अगला स्टेप क्या लेने लगा हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता इस तरह से निकलेगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो डेटा की नेचर जो है वो दो किस्म की है, एक है नॉन मैट्रिक, जिसको क्वालिटेटिव कहते हैं। प्लीज क्वालिटेटिव का मतलब अभी फिलहाल ये मत समझिएगा, क्योंकि आमतौर पे हमें अगेन पढ़ाते हुए बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं करवाते हैं, तो वो यही है कि क्वालिटेटिव को बोलते हैं एनीथिंग व्हिच इज डजंट हैव अ नंबर इज क्वालिटेटिव, एंड एनीथिंग व्हिच हैज अ नंबर इज क्वांटिटेटिव। नो, यहाँ पे डिफरेंट सेंस में है क्वालिटेटिव, ठीक है, ये वो चीज नहीं है। तो नॉन मैट्रिक और क्वालिटेटिव, ठीक है, एक नेचर ये है, और दूसरी है आपका डेटा मैट्रिक हो और क्वांटिटेटिव हो। अब मैं इसको और आसान करता हूँ, मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में नॉन मैट्रिक को कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, और मैट्रिक को कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। अब मैं इसमें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तो डिस्क्रीट डेटा में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुना होगा, और फिर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह की लाइक जो है वो, जब वो क्या है, वो डेटा ही है ना, मैथमेटिक्स ही। मैंने किसी एक मतलब क्लास में एक स्मार्ट स्टूडेंट ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। मैंने उससे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, तो उसने बोला डिस्क्रीट इज नॉन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस इज नॉन डिस्क्रीट। मैं लाजवाब हो गया, और लाजवाब इसलिए कि आंसर तो बिल्कुल सही है। एनीवे, लेकिन दैट्स इट। फिर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा में क्या है, ये आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंटिन्यूअस में नेबरहुड होता है। अब ये मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या है, नेबरहुड का मतलब ये है जनाब कि एक गली में एक मकान और दूसरे मकान आपस में जुड़े हुए हैं, ये कंटिन्यूस है, फिर तीसरा मकान भी जुड़ा हुआ है, ये कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। दैट मीन्स कि वो उसके आसपास, यानी जो भी मकान है उसके आस लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर अगर छतें जुड़ी हुई हैं, मकान जुड़े हुए हैं, तो दैट्स कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट ये है कि आप डिफरेंस के किसी भी फेज में चले जाएं, और ऐसे फेज में चले जाएं दो दरिया के आसपास जहाँ पे सीधा सीधा कहीं कहीं कोई मकान बने हुए हैं, पूरे कंटिन्यूस एक दूसरे एक साथ नहीं है, तो दैट इज डिस्क्रीट। तो दिस इज अगेन समथिंग, दूसरे लफ्जों में ये मैंने आसान क्रूड तरीके से समझाया आपको, वरना मैथमेटिक्स की टर्म में समझना चाहते हैं मुश्किल नहीं है। फ्रैक्शन के बगैर जो है वो डिस्क्रीट है, और जहाँ फ्रैक्शन आ जाए यानी 1 के साथ 1.1 या 0.9, जो कि नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 का नेबरहुड 0.9 भी हो सकता है और 1.1 भी हो सकता है, तो वो कंटिन्यूस है। तो दिस इज एग्जैक्टली द केस है। तो आप कहने का मतलब है मल्टीवेरिएट जितने भी हैं
टेक्निक, उनमें आपको ये समझना जरूरी है कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक है या नहीं है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक है या नहीं है, मेरा इंडिपेंडेंट अगर अगर नॉन मैट्रिक हो यानी डिस्क्रीट हो और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक हो तो फिर कौन सी टेक्निक लगेगी। ये चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस पूरे आज के लेक्चर में, नहीं एक पूरे उसमें, ताकि आप चलते फिरते माशाल्लाह माशाल्लाह लोग आपके पास आए और आते साथ बोले कि ओके मेरा ये टॉपिक है, मुझे बताएं क्या लगना चाहिए, तो आप बोलेंगे ये लगेगा और डेफिनेटली वही चीज, और फिर वो किताबों से भी चेक हो जाएगा, दुनिया के किसी रिसर्च पेपर से चेक हो जाएगा, कहीं से भी चेक। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट है ये सारी चीजों का, देयर आर मैट्रिक और मैट्रिक डेटा और नॉन मैट्रिक। अब लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटेटिव। क्यों कहा है बाबा नॉन मैट्रिक डिस्क्रीट क्वालिटेटिव? इसलिए बोला कि हर एक, क्योंकि जब क्वालिटेटिव का मतलब है नॉन मैट्रिक क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है, ये नॉन मैट्रिक डेटा जो है वो कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, दूसरे लफ्जों में कैटेगोरिकल वेरिएबल हो और उसको आप कैटेगरीज में डिफाइन कर दें, तो रेट जब आप करेंगे, उनको जब रेटिंग देंगे, तो वो रेटिंग में जो है कुछ कुछ ये शायद आमतौर पे वहां पे ही डेटा इकट्ठा होता है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स का मतलब क्या बाबा? बहुत सारी चीजें ना जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं, और जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या चीज होती है जिनको मेजर हम जब नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोज कोई तरीका अख्तियार करते हैं कि किसी तरीके से मेजर हो जाए। हाँ, बट इफ यू सीन अ मूवी लेटली, और कोई मूवी देखी है या कोई ड्रामा देखा है व्हाटएवर पाकिस्तान टेलीविजन का, और कोई मूवी देखी है, तो वो पूछेंगे रेटिंग कैसी लगी, तो आप बोलते हैं हाँ अच्छी थी, ओके हाँ ठीक थी। अभी अच्छी थी, ओके हाँ ठीक थी, ठीक है, इस तरह के अल्फाज। लुक एट द वर्ड ठीक है को किस अंदाज में बोला, ठीक है, तो टोन के हिसाब से भी पता चल जाता है। लेकिन अगर उसको इन्यूमरेट कर, क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेस है। क्वालिटेटिव का मतलब हर एक का अपना तरीका है डिफाइन करने का, दैट्स व्हाट्स द क्वालिटी इज, ठीक है। कि क्वालिटी का मतलब नॉट इन दैट सेंस ऑफ क्वालिटी की जो क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब है क्वालिटेटिव का हर एक का अपना तारीफ करने का अंदाज है। तारीफ करने का मतलब अच्छी थी, ओके ठीक है, हाँ बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये सारे आंसर्स हैं, तो ये सारे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट है कि कितनी अच्छी लगी। अभी कोई अच्छी लगी, हाउ अबाउट प्यास लगी है, कितनी लगी है? अब ये प्यास को यू कैन नॉट मेजर, सो इट्स अ डिफरेंट। मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब बहुत खुशी हो रही है, खुशी इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म, सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्वालिटेटिव नेचर। तो जब क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वालिटेटिव है, उसको जब मेजर करेंगे तो डेटा क्वालिटेटिव ही आएगा। अब क्वालिटेटिव को हम किस तरह क्वालिटेटिव आएगा बाबा? बड़ा सिंपल है, हम नॉमिनल स्केल इस्तेमाल करते हैं या ऑर्डिनल स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इसको रैंकिंग कर देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं तो रैंकिंग करते हैं। और ये आपको पता है आमतौर पे ऑर्डिनल स्केल में जो फेमस ऑर्डिनल स्केल है वो लिकर्ट स्केल है, जो कि वाहिद है कमबख्त जो ऑर्डिनल इंटरवल में भी शामिल है और ऑर्डिनल में भी शामिल है। ये फिर अलग बहस है, कभी इस पे अभी थोड़ी देर बाद कुछ दिनों बाद या अगले हफ्ते बात करेंगे कि ये क्यों है। क्योंकि जो नॉन मैट्रिक की टेक्निक है, अगर आप लिकर्ट स्केल इस्तेमाल कर लें तो फिर वो मैट्रिक की कुछ टेक्निक्स भी लग सकती है, क्योंकि आमतौर पर झगड़ा है लिकर्ट स्केल का जो डेटा वापस आता है वो ऑर्डिनल भी डेटा के बाद रिसर्चर्स कहते हैं और एक स्कूल कहता है वो इंटरवल है। तो लिहाजा जितने हम जैसे नए रिसर्चर्स या छोटे रिसर्चर्स हैं, वो इस चीज को बहाना बनाते हैं और बहाना बना के बोलते हैं कि चूंकि ज्यादातर झगड़ा है और ज्यादातर ये, तो लिहाजा मैं अपने काम को इंटरवल स्केल मानकर मैं ये वाली टेक्निक लगा रहा हूँ। और बाद लोग बोलते हैं कि मैं अपने काम को ऑर्डिनल स्केल मानकर, लिकर्ट स्केल का डेटा जो है ऑर्डिनल मेजरमेंट में आता है, लिहाजा मैं उसको मानकर मैं ये वाली टेक्निक लगा रहा हूँ। दोनों जगह वैलिड है, उसको गलत करार नहीं दिया जाता, बिकॉज ये डिवाइड हुआ है रिसर्चर का, पूरी स्कूल जो है डिवाइड हुआ है। तो नॉन मैट्रिक क्वालिटेटिव डेटा जो कैटेगरीज में हम ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको ओपिनियन, फॉर एग्जाम्पल किसी को ओपिनियन लेना हो तो नहीं कर सकते, एटीट्यूड लेना हो तो नहीं कर सकते मेजर, तो वो ये सब फीलिंग्स कैसे मेजर करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। और तो इसी तरह से कैटेगरीज, अगर हम मैंने आपको बताया कैटेगरीज कैसे हैं, हाईली डिसएग्री, हम तो लिकर्ट स्केल में क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद बोलते हैं हाईली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, और फिर न्यूट्रल जो मेरा फेवरेट है, मैं कहता हूँ उसको, मैं तो मालिया। तो न्यूट्रल के बाद समथिंग लाइक दैट, एग्री, और एग्री के बाद हाईली एग्री। अब ये 5 कैटेगरीज हैं। अब हर एक का अपना ओपिनियन है किसी एक स्टेटमेंट के बारे में, दैट इज व्हाट द क्वालिटेटिवनेस ऑफ दैट। और जो भी डेटा आएगा वो न्यूमेरिक होगा,
लेकिन न्यूमेरिक हो तो नॉन मैट्रिक होगा, बिकॉज 2.5 नहीं हो सकता, ठीक है, वो 2 आएगा, और 2 का मतलब अगर मैंने रखा हुआ है हाईली डिसएग्री तो वो नहीं, न्यूट्रल है तो 3 है। तो इसी तरह से ये लाइक डिस्क्रीट डेटा, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। तो इसी तरह से मैट्रिक है, कंटिन्यूअस है, और वो जो कंटिन्यूअस डेटा आता है वो इंटरवल स्केल कहलाता है, रेशियो स्केल कहलाता है, और वो दोनों फॉल करते हैं। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। अगर आप गौर से देखें तो NOIR याद रखें, नोआह, और नोआह जो आर है मैं इसको गैन से पढ़ रहा हूँ, दैट्स अ फ्रेंच वे ऑफ रीडिंग इट। आपने पिछले दिनों इसको याद रखने के लिए मैं बहाना एक दे रहा हूँ आपको पिछले दिनों आप लोगों ने क्यू मोबाइल के इश्तेहार देखे थे, और इसमें हर कोई आके कह रहा था आई नोआर डू यू, नोयर कह रहे थे मुंह से, आई नोयर डू यू। और आपने गौर करें उस इश्तिहार को, अगर यूट्यूब से भी देखें तो नोयर इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, जिसको लिखते हैं NOIR है, कहते हैं नोआह है, लेकिन इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है काला कलर, ब्लैक कलर। तो जितने इश्तिहार थे क्यू मोबाइल के, वो जितने जितने थे आई नोयर डू यू जो मुंह से कह रहे थे गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसमें जितने मोबाइल थे वो सब के सब जो थे वो काले कलर के थे, और ज्यादातर वो सारे इश्तिहार रात को फिल्माए हुए थे, अगर आप गौर से दोबारा से यूट्यूब से देखें तो दिस इज एक्चुअली द फिलॉसफी होता है। तो इसको अगर याद रखना हो तो काला कलर नोआयर क्यू मोबाइल से याद रखें, NOIR, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो स्केल। बहरहाल इस स्लाइड का मतलब क्या है कि आपको डेटा कलेक्ट करने के बाद पता होना चाहिए कि मेरा डेटा के नेचर क्या है, इज इट नॉन मैट्रिक और मैट्रिक। और क्वेश्चनर जब आप बनाते हैं और लिकर्ट स्केल करते हैं तो डेफिनेटली नॉन मैट्रिक आएगा, क्वालिटेटिव है। लेकिन क्वालिटेटिव में लिकर्ट स्केल वाहिद है जो ऑर्डिनल के खाते में भी गिना जाता है और इंटरवल के खाते में भी गिना जाता है। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो सिर्फ लाइक जो नॉन मैट्रिक के लिए एप्लीकेबल है, और कुछ ऐसी हैं या मेजॉरिटी ऐसी है जो मैट्रिक के लिए एप्लीकेबल है। तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। इकोनॉमिक्स का जितना भी डेटा है वो सबका सब चाहे पब्लिश हो या वो रियल टाइम कभी कभी आके भी कर लेते हैं, लाइक CPI सॉर्ट ऑफ, लेकिन तो जितना भी है वो सारा मैट्रिक है, ठीक है, तो वो मैट्रिक डेटा कहलाता है। तो इस वजह से उसका अब मैं इसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, ये ऑलरेडी MBR में दूसरे टीचर माशाल्लाह मुझसे बेहतर इंसाफ कर चुके हैं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। दिस इज वन स्लाइड, वील गो इनटू दैट। नॉन मैट्रिक मैट्रिक भी सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, देयर इज नथिंग वरी अबाउट इट, मैंने ज़्यादा डिटेल में बात की। और फिर मेजरमेंट की बात है कि हर वेरिएबल में कहीं ना कहीं एरर होता है, हम मेजरमेंट एरर होता है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, खासतौर पे जो क्या कहते हैं सेकेंडरी डेटा वाले हैं माशाल्लाह, जो टाइम सीरीज वाले हैं माशाल्लाह, वो बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं कि इसका एक डिटर्मिनिस्टिक पार्ट होता है, फिर एक स्टोकेस्टिक पार्ट होता है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन फिलहाल मैं इतना ज़्यादा आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड, बट आई गॉट अ वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट इट। सो तो ये सब लाइक मेजरमेंट एरर इनका भी ध्यान रखना होता है, खासतौर पे मल्टी वेरिएट के अंदर जो है वो लेस पावरफुल, अगर मेजरमेंट को सही तरह से हम नहीं देखेंगे, उनका एरर्स को नोट नहीं करेंगे तो लेस पावरफुल बना देता है। इसीलिए आप लोगों को अगर याद हो बेसिक डिस्कशन में रिग्रेशन के अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट आ रहा है रिग्रेशन के अंदर, वो जो है रेजिडुअल का ट्रीटमेंट है, और फिर उसके बाद एरर्स भी है, MSE है, फिर लाइक MSSS है, वो सारी चीज़ें डिवाइड करें, फिर F टेस्ट कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, और समथिंग लाइक दैट। देखो इतने सारा डीप पढ़ने की जरूरत क्या है, वो डीप इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि मल्टीवेरिएट में जहाँ मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन मुश्किल हो, तो मैंने कहा कॉलम इंटू रोज का अगर आप दिमाग में रखें तो मुश्किल हो, तो फिर वहां पे एरर अगर कोई गलती हो जाए तो पूरी इक्वेशन का वो उलट पुलट करके रख देता है। तो लिहाजा हमें एरर पे ध्यान देना जरूरी है। ये मैं बहुत ही बेसिक बातें कर रहा हूँ आपसे कि क्यों इतना जरूरी है। अच्छा खैर नहीं, इसमें एक मेजरमेंट एरर के साथ साथ वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर अगेन वही, क्योंकि एरर कम होगा जब गुंजाइश कम है और काम हम अच्छा करेंगे, तो फिर उसको वैलिड और वैलिडिटी वगैरह इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना बहुत सारा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ों की समझ हम सब लोगों को बेहतर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, और दिस इज द वे। आगे चलते मैं अगेन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का लेक्चर हुई नहीं हमें अभी दे, अब कभी जरूरत सर ने रिक्वेस्ट की कभी कोई बात हो, माशाल्लाह आप लोग ऑल ऑफ यू गाइस आर बियॉन्ड दैट नाउ, तो फिर इसको देखा जा सकता है, कोई बात नहीं। ओके, टाइप 1 टाइप 2 एरर में आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, ये ऑलरेडी हमें पता है, नहीं भी पता है तो चेक हो क्या, अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, राइट। इफेक्ट साइज, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इफेक्ट साइज, और कितना डीप, मैं इसको आसान करके बता रहा हूँ, कितना डीप आप एनालाइज करते हैं, कितना एक छोटी सी जरा सी चेंज आपको, यानी जरा सी चेंज इन योर
डेटा कैन चेंज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो कितना डीप उसको मेजर करना चाहते हैं वो इफेक्ट साइज पे डिपेंड करता है। ये कोहेन साहब ने 1988 के अंदर एक फेमस बुक एक्चुअली लिखी थी। उस बुक के अंदर जो है 1988 का रेफरेंस होता है कोहेन जी, और उसमें इफेक्ट साइज का मेंशन होता है। और फिर कोहेन ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये इसके 3 लेवल्स हैं, और 3 लेवल में मॉडरेट लेवल कौन सा है, लो लेवल कौन सा है, डीप लेवल यानी हाई लेवल कौन सा है, जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है और इफेक्ट साइज है। ये तरीका है जो इफेक्ट साइज, अल्फा और सैंपल साइज कैलकुलेट करने का मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने कहा था, याद है आपको, कि वो जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है, मल्टीवेरिएट में अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए इफेक्ट साइज की जरूरत पड़ेगी, अल्फा क्या रखना चाहते हैं, कितना डीप काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका सैंपल साइज चेंज हो जाएगा। हर टेक्निक में चेंज होगा। तो लिहाजा मैं इफेक्ट साइज अगर फॉर एग्जांपल 0.15 रखूं किसी एक टेक्निक में, जो सैंपल साइज आएगा, अगर किसी और टेक्निक को मैंने लिया और वहां पे 0.15 रखा तो सैंपल साइज एग्जैक्टली वैसे नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर अदर आल्सो वैल्यू, चाहे अल्फा बेशक वही 0.05 रहे। एनीवे, वो सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज करता हूँ, वो सॉफ्टवेयर बताऊंगा, हो सकता है आप में से चंद लोग यूज करते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ डुसेलडॉर्फ का सॉफ्टवेयर है, जर्मनी का, रिसर्चर्स के लिए बनाया है, रिसर्चर्स ने बनाया, फ्रीली अवेलेबल है और वंडरफुल, वो उसको हम कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ यू गाइस आर बियॉन्ड दैट, वो फिर भी मैं थोड़ा सा उसको कभी डिस्कस करना बताऊंगा। और ये अलग दुनिया, बिलीव इट और नॉट, वो अलग दुनिया। और उधर मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है कि हर मल्टीवेरिएट टेक्निक का फॉर्मूला तक उन्होंने उसके मैनुअल में दिया हुआ है कि भैया उसके सैंपल साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट। लेकिन अब ये एक अलग फील्ड है, हम स्टैटिस्टिक्स में, वी आर नॉट मास्टर्स यet, थोड़ा एहतियात में जाना चाहिए। एनीवे, ये उसी को उन्होंने कहा कि देखें टेक्निक ये है, 0.8 पावर जो है आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। 0.8 जो हॉरिजॉन्टल लाइन 0.8 पे आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर अगर आप कितना अल्फा वैल्यू रखना चाहते हैं, 0.05, तो 0.05 अल्फा वैल्यू 0.8, तो 0.05 पे नीचे सैंपल साइज क्या, उसके बाद देख के आपको कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं और देखा जा सकता है। तो वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवे, मैं फिलहाल स्टैटिस्टिकल पावर एनालिसिस आमतौर पर ज्यादातर 0.80 रखा जाता है। ये सब डेटा के बारे में हो रहा है अभी कि क्या करना है, टेक्निक कैसे होता है, सैंपल साइज कैसे होता है, किसके हिसाब से मैंने कहा ना कि टेक्निक चेंज हो जाएगी, चीजें चेंज हो जाती है, नॉट सैंपल साइज से टेक्निक चेंज होती है, ये सब चीजों से चेंज हो जाती है। ओके, आगे चल रहे हैं। अब यहाँ से फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अब इसके बाद ये सिर्फ एक रन डाउन दे रहा था, शुरू में होता है इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल है। यहाँ पे अब फैमिलीज की मैं बात करने लगा, मल्टीवेरिएट टेक्निक की फैमिली। नंबर 1 पहली है डिपेंडेंस टेक्निक। डिपेंडेंस टेक्निक का मतलब क्या है, इसको समझ लें। ये आज का लेक्चर बहुत आसानी से यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, नॉट ऑन दिस स्लाइड बट थोड़ा सा। डिपेंडेंस टेक्निक है, पहली फैमिली है डिपेंडेंस टेक्निक। क्या मतलब, इसके अंदर डिपेंडेंस टेक्निक में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाए, जिसमें लाजमी तौर पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब किसी को डिपेंडेंट कह दिया तो उसको फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को होना जरूरी है। तो वो टेक्निक जो फैमिली ऑफ टेक्निक्स है मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स में, वो कौन कौन सी है, सारे नाम लिखे हैं। मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लॉजिक या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मनोवा, राइट। और कोवेरिएंस का मतलब मानकोवा भी होता है, कॉन्जॉइंट एनालिसिस, वन ऑफ ब्यूटीफुल टेक्निक फॉर मार्केटिंग। एक्सक्यूज मी, कैनोनिकल कोरिलेशन आल्सो। मैं इससे एग्री नहीं करता यहाँ पे ऑथर से, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं भी टेम्परेरीली एग्री कर रहा हूँ। कैनोनिकल कोरिलेशन, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग आल्सो, ऑफ कोर्स। ये डिपेंडेंस फैमिली, ख्याल रखिएगा, डिपेंडेंस फैमिली। डिपेंडेंस फैमिली का मतलब है जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी तौर पे होता है, ठीक है। तो और फिर दायरा इंडिपेंडेंट तो उसके साथ होंगे। फाइन, आगे चल रहे हैं। डिपेंडेंस फैमिली के बाद देन देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस, दैट मींस देयर इज नो डिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, होता ही नहीं है, हो नहीं सकता। उसकी नेचर इस तरह की है, उस मैथमेटिक्स जो इसमें इन्वॉल्व है उसके अंदर किसी को आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मानते नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स की ट्रीटमेंट फर्क है, ठीक है। और इट एक्चुअली साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ ऑल दी, जितने वेरिएबल उन सबको एक साथ हांडी में डाल दीजिए और रेसिपी तैयार कर दीजिए, ठीक है।
और विदाउट हैविंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ऑफ कोर्स पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, या सीएफए, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे सीएफए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस नहीं, कॉमन फैक्टर एनालिसिस, जिसको ईएफए भी कहते हैं, फैक्टर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। पीसीए और ईएफए में फर्क है, और ये डिबेट भी है, और ये बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता भी होता है, लेकिन बहरहाल कुछ ना ज्यादा फर्क भी नहीं है, लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए। देन देयर इज क्लस्टर एनालिसिस, देन एमडीएस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, परसेप्चुअल मैपिंग बहुत इस्तेमाल होती है। मार्केटिंग वालों के कान खड़े हो जाने चाहिए, बिकॉज उन्होंने फिलिप कॉटलर में और सारी किताबों में बना हुआ देखा है डायग्राम। उन्होंने कभी भी खुद किसी किताब में, किसी आर्टिकल में नहीं देखा होगा बनता कैसे। ठीक है, तो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह तो आई शो यू बनता कैसे परसेप्शन। मैंने अभी जो काम किया है, जो करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, वो परसेप्चुअल मैपिंग के लिए, मल्टी एमटीएस को इस्तेमाल नहीं किया मैंने, करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, और मैंने इसमें शो किया परसेप्चुअल मैपिंग। और एनीवे, वैसे जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, टू लाइन ऑन दैट। तो दिस इज इंटरडिपेंडेंस। पहले क्या था? डिपेंडेंस टेक्निक थी, और दूसरी इंटरडिपेंडेंस टेक्निक है, कोई इसमें नहीं है। कई मरतबा लोग आते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम डूइंग रिसर्च फाइंडिंग फैक्टर्स। अब लुक एट दिस, फाइंडिंग फैक्टर्स, मैं आई वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑफ कराचीइट्स ईटिंग आउट। जो ईटिंग आउट हैबिट्स हैं, उनकी मैं फैक्टर्स ढूंढ रहा हूँ कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, पोशीदा अवामिल, में उर्दू में जानबूझ कर कन्वर्ट कर रहा हूँ, कौन से ऐसे पोशीदा अवामिल हैं जिनसे ये जाहिर होता है, या जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? ईटिंग आउट हैबिट्स ऑफ कराचीइट्स। अब इसके अंदर कहीं पता नहीं चल रहा है कि वो डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, क्योंकि फैक्टर्स है ना, डिटर्मिनेंट्स है। तो जब इंटरडिपेंडेंस है, तो इनमें से कोई एक टेक्निक लगेगी। ऑफ कोर्स फिलहाल जो टॉपिक मैंने बयान किया उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस। तो देखें टॉपिक से, अगर ये चीजों को पता हो, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, तो टॉपिक देख के कितना आसानी से पता चल जाता है क्या है, और रिवर्स कर सकते हैं कि ओके आई वुड लाइक टू वर्क ओवर, मैं इधर काम करता हूँ, अब डेफिनेटली फैक्टर एनालिसिस के हिसाब से मुझे टॉपिक तो फिर यही रखना पड़ेगा, तो इस तरह की बात होगी, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज इंटरडिपेंडेंस, एंड द थर्ड वन इज डिपेंडेंस, सॉरी, इंटरडिपेंडेंस के बाद ये दो प्राइमरी एरियाज हैं, मैं रिपीट आपके लिए कर रहा हूँ। एक डिपेंडेंस टेक्निक है जिसकी फैमिली में सारी ये हैं, और दूसरी है इंटरडिपेंडेंस टेक्निक जिसमें ये फैमिली है। दैट्स इट, मल्टीवेरियस टेक्निक की सारी कहानी यहीं पे खत्म। दैट मींस कि ये दो कैटेगरीज हैं। ये वो एक छोटा सा राज अभी फिलहाल हल्का सा एक्सप्लेन किया आपके सामने, जो टॉपिक सुन के मुझे पता चल जाता है कहाँ पे कौन सी टेक्निक लगेगी। अब अगर वो डिपेंडेंस वाला टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस कॉलन एन एक्सप्लोरेटरी या एम्पेरिकल स्टडी इन कराची। अब इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, इसका मतलब है एक का असर दूसरे पे, दूसरा डिपेंडेंट टेक्निक लगेगी। अब डिपेंडेंट में ये है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी नेचर किस तरह के वो काम की हो सकती है। तो ऑफ कोर्स रिग्रेशन से तो शुरू होगा काम, लेकिन हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेंट में जाना चाहे, हाइपोथेसिस उनका कोई डिस्क्रिमिनेंट की वजह से हो, इस तरह का हो। तो जैसे आधा काम मेरा कितना आसान हो गया। तो दिस इज अगेन, दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। फिर अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टीवेरिएट टेक्निक के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बीइंग एग्जामिन्ड। आप क्या रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं, डिपेंडेंस मालूम करना चाहते हैं, इंटरडिपेंडेंस का मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब अगर डिपेंडेंस भी है तो फिर आपको वही कितने आदमी थे और हाउ मेनी वेरिएबल्स आर बीइंग प्रेडिक्टेड, क्या करना चाहते हैं, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है, एक से ज्यादा है। अगर एक है तो टेक्निक ये वाली लगेगी, अगर एक से ज्यादा है तो ये। और अगर कोई एक है और उसके अंदर डेटा की नेचर क्या है, इज इट डाइकोटोमस, दैट मीन नॉमिनल है, तो फिर ये टेक्निक लगेगी। और ये ऑलरेडी जो माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं इस क्लास के अंदर, वो मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो होता है, 0 1 या वट एवर इट इज। तो दिस इज एग्जैक्टली द केसेस जो हम कर सकते हैं। और इसी तरह से मेजरमेंट स्केल प्रेडिक्टिव वेरिएबल का क्या, प्रेडिक्टिव अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है प्रेडिक्टर। इंटरडिपेंडेंस के अंदर के जो है हम, अगेन ये बड़ी मजेदार बात है कि बाबा जो इंटरडिपेंडेंस है, अगर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो क्या वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हैं, या रिस्पोंडेंट्स के दरमियान देख रहे हैं, या रिस्पोंडेंट्स को छोड़कर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनके दरमियान देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा। अब ये सब हर एक की एग्जाम्पल्स हैं, वेरिएबल्स के दरमियान है के वेरिएबल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो अगर आप
बहुत सारे वेरिएबल्स जो उस पे काम करना चाहते हैं, और सेकेंडरी डेटा को फैक्टर एनालिसिस करके, और पहले तो आप वेरिएबल्स का एनालिसिस करके उनको समराइज कर ले, समराइज करके फिर उनका स्कोर इस्तेमाल करके अगली किसी टेक्निक में इस्तेमाल कर ले, कंपोजिट वेरिएबल बना ले। तो दिस इज समथिंग जो है, और ये समथिंग लाइक दैट। तो दिस रिस्पोंडेंट पे भी है, कहने का मतलब है हर एक की एप्लीकेशन, हर एक की फर्क है। ये एक अलग है, मैं आपको बहुत हल्का सा आइडिया देते जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हमें ना पढ़नी है ना कुछ करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कहाँ जाते हैं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में इस्तेमाल हो, जो आप ऑलरेडी माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छी डायरेक्शन में यूज करते हैं। अब यहाँ से मैं हर टेक्निक को एग्जांपल दे रहा हूँ और आपके लिए जल्दी से, दिस इज वी आर कमिंग क्लोज टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आज की, जो है जिसमें हर टेक्निक को मैं बताऊंगा वो करता क्या है। ठीक है, रिग्रेशन में क्या है ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि, अब देखिए लुक एट दिस, अ सिंगल मेट्रिक डिपेंडेंट, सिंगल का मतलब नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट टेक्निक के पहले चीजों को डिस्कस करें। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कितने हैं, एक है, और उसकी नेचर क्या है, मेट्रिक है। देखें इन दोनों चीजों पे कि कितने डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उनकी नेचर क्या है, इसके सारी टेक्निक इसी तरह बटी हुई है, और ये हमें आमतौर पे बताता है कोई भी नहीं, ये मैं आपको आपके लिए आसान कर रहा हूँ। तो इसमें सिंगल मेट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये प्रेडिक्टेड क्या होंगे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उनकी नेचर क्या होना चाहिए, मेट्रिक होनी चाहिए। मेट्रिक का मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, इसीलिए फाइनेंस में ज्यादातर रिग्रेशन क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो पब्लिश डेटा है, दैट इज सेकेंडरी डेटा, उनकी नेचर ही बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जो है वो मेट्रिक होती है। इसलिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा दूसरी चीजें होती है, अगेन होनी चाहिए, होती नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह किस नेचर में जाते हैं। एनीवे, तो ये हो गया मल्टीपल रिग्रेशन। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में अगेन नॉन मैट्रिक कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नॉन मैट्रिक, और अगर वो सिंपल है दैट मीन वो डाइकोटोमस है, और फिर उसके बाद सेवरल मैट्रिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस बड़ा खूबसूरत जो एनालिसिस है, और जो आमतौर पे अगर फॉर एग्जांपल वो फर्क पैदा करके आपके डेटा में बताया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो जेंडर है अगर है, तो फिर मेल का ओरिएंटेशन क्या है और फीमेल की ओरिएंटेशन क्या है। ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग मॉडरेशन ओवर हियर। और अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है कि कोई हैवी यूजर है, लाइट यूजर है, ठीक है, स्मोकर है, और किस तरह से है, तो वो आपको भी अपने डेटा पे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आप पता चला सकते हैं और कर सकते हैं। अभी एक सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर सेकेंड। ओके, सो लाइट यूजर्स एंड हैवी यूजर्स और ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। सो परचेजर्स एंड नॉन परचेजर्स, वो फर्क करना हो, गुड क्रेडिट रिस्क, पुअर क्रेडिट रिस्क, ये मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि जितना भी अगर क्रेडिट कार्ड के लिए आप सारी चीजें जमा कराते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाती है, बोलते हैं कि सर वो एक्चुअली हमारे जो सिक्योरिटी जो एनालिस्ट हैं और उन्होंने या जो भी उनका सेफ्टी मैकेनिज्म है उसके हिसाब से आपका जो है ना हमारे सॉफ्टवेयर ने बोला है कि नॉट डिफॉल्ट एक्चुअली, या वो उन्होंने बोला है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। वो होता यह है कि आपके काम के ऊपर जो भी आपके कवायद है उस कवायद के हिसाब से वो मॉडल को रन करते हैं। वो पीछे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस ही प्राइमरीली पुराने जमाने में होता था, और अभी भी वही आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कर चेंज हो गया, या डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के हिसाब से, तो वो चेंज हो गया। अदरवाइज वो है वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, तो वो रन करके वो बताते हैं कि डिफॉल्ट करेगा या डिफॉल्ट नहीं करेगा, या उनका क्रेडिट रिस्क ज्यादा अच्छा है या इट्स अ पुअर क्रेडिट रिस्क, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है। इसी तरह से मेंबर और नॉन मेंबर, ये आमतौर पर मेडिसिन में बहुत होता है। अगर आप गौर से इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, तो कोई भी किसी भी डायग्नोसिस को करने के बाद क्या खुदा ना खास्ता क्या ये मरीज जो है वो उस डिजीज का मेंबर, यानी उस डिजीज उसको है या नहीं है, तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, दैट इज द एप्लीकेशन। और इसके लिए अगेन मैंने बताया इसकी शर्त यह है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का कैटेगोरिकल होना चाहिए, दो कैटेगरीज होनी चाहिए। अगर आप जहाँ देखें तो दो से ज्यादा भी हैं, हो सकती हैं, तो फिर उसको मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस MDA कहते हैं। तो अगेन लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि डेफिनेटली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक होना चाहिए। ये सब चीजें, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग, इसको करेंगे कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर में कैसे होगा,
वो बात की बात है, पहले पता तो हो कि मैंने करना क्या है या किस तरह करना है, ये होता क्या है। अगर ये होता है और इस तरह का होता है तो आप सोचो, मैंने अभी सिर्फ आपको सिर्फ बताया है और जितना आपको समझ में आया, मुझे आई एम नॉट श्योर, उससे खुद ब खुद आपके जहन में टॉपिक्स आने शुरू हो जाते हैं कि कितने हैं, और कम से कम हम वो रिग्रेशन वाले टॉपिक से तो बाहर आ जाते हैं और पीछे बहुत सारी चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एनीवे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही है। इसके अंदर लाइक नॉन मैट्रिक, सिंगल नॉन मैट्रिक, ठीक है, dependent variable is predicted by several metric independent variables. This technique is similar to discriminant analysis, of course, but relies on calculation more like regression. Discriminant analysis के calculation different है, इसकी calculation regression की तरह है, जिसको logic भी कहते हैं आप लोग, logistic regression, और इसकी बहुत सारी application भी हैं जो already माशाल्लाह आप लोगों को पता भी होंगी, नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, it doesn't matter. Then again, sorry, then मनोवा के अंदर शर्त यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल में फिर एक और शर्त यह है कि मैट्रिक डेटा होना चाहिए कंटिन्यूअस। और फिर क्या, किससे प्रेडिक्ट होता हो, प्रेडिक्ट करने के बाद नॉन मैट्रिक से भी, यानी कैटेगरीज होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैटेगरीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी फिर एक और बात है, अनोवा का भी आपने नाम सुना होगा, फिर आपने अनोवा का नाम सुन के फिर ये भी सुना होगा फैक्टोरियल अनोवा, फिर फैक्टोरियल अनोवा के अंदर फिर आपने एक और नाम भी सुना होगा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा। ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने लेवल्स हैं, ठीक है, और अगर लेवल है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितने लेवल्स हैं, अगर वो 2 लेवल्स हैं तो टू वे अनोवा, अगर एक लेवल है तो दैट्स वन वे अनोवा, यानी ग्रुपिंग कितनी है, जेंडर पे है, व्हाटएवर, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि वो सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर एक से ज्यादा हो तो मनोवा लगेगा, लेकिन उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नॉन मैट्रिक होना चाहिए। तो फिर क्योंकि फिर इसको भी कह सकते हैं, जब अनोवा को कह सकते हैं वन वे टू वे, तो इसको भी कह सकते हैं वन वे मनोवा, टू वे मनोवा, या मल्टीपल मनोवा, ठीक है। तो यानी एक दो से ज्यादा कैटेगरीज हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर उसके पीछे माशाल्लाह से दानिश जी जानते हैं, आप लोग में भी शायद चंद लोग जानते हो कि जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीपल ज्यादा कैटेगरीज हो, तभी तो फिर हम कंट्रास्ट रेशियो, कंट्रास्ट एनालिसिस, पोस्ट हॉक एनालिसिस और ये सब काम करते हैं, और तभी तो ये होता है। इसकी वजह पीछे यही तो है कि वो क्यों आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, वरना वो सिंगल टी टेस्ट और जी टेस्ट से कंपैरिजन नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली, क्योंकि मल्टीवेरिएट का काम है एक गो में, वरना पावर ऑफ एनालिसिस गिर जाएगा, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओके, अगेन मनोवा, सिर्फ टेक्निक के नाम सुनते जाएं, और तो कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। कैनोनिकल, ये बहुत ही खूबसूरत है, क्या मतलब, ना कोई डिपेंडेंट है ना कोई इंडिपेंडेंट है, एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है जो असरअंदाज होता है एक और सेट ऑफ वेरिएबल से, मल्टीपल एनालिसिस, उन सबको हांडी में डाल के एक साथ एनालाइज कर लें। लेट्स से देयर आर 5 वेरिएबल्स इन इंडिपेंडेंट, जिसको इंडिपेंडेंट एक सेट कह लें, अब वो असरअंदाज होते हैं एक और सेट ऑफ वेरिएबल जिसको डिपेंडेंट कहिए ना कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 6 हैं। तो कैन यू इमेजिन दिस कि 5 उल्टे हाथ पे 5 सीधे हाथ पे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, एक एरोज बने हुए हों, और उसके बाद ये जो 5 उल्टे हाथ पे ये आपस में भी कोरिलेट हो रहे हो, और उसके बाद ये सीधे हाथ पे जो है ये आपस में भी कोरिलेट हो रहे हो, और फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे भी अगर एरोज जा रहे हो और सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ भी एरो आ रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, और एक ही गो में ये काम करता है कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस। सो ब्यूटीफुल, ठीक है, और खास तौर पे इंडेक्सिंग में तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन फिलहाल दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ विद इकोनॉमिक्स एनालिसिस। सो जहाँ पे सर दानिश की मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली लाइक टू, so several metric dependent variables are predicted to be like canonical correlation, जिसमें कोई आपस में एनालिसिस जो है बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसी तरह से कॉन्जॉइंट एनालिसिस में रिस्पोंडेंट के प्रेफरेंसेस और प्रोडक्ट्स और उनको समझने के लिए होता है, और इसमें मल्टीवेरिएट की टेक्निक है बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन बताने लगा हूँ खासतौर पर मार्केटिंग के लोगों के लिए, लेकिन नॉन मार्केटिंग के लोगों के लिए भी है, इसको जरा आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। और वो ये है, कभी आपने ऐसा कभी सोचा है कि ये नया जो लैपटॉप, नया कंप्यूटर आता है, इन लोगों को कौन बताता है कि एंट्री लेवल पे 500 जीबी की हार्ड डिस्क रख दो, स्क्रीन इंच साइज पहले 14 होता था, फिर 15 हुआ, अब 17 इंच का है। इनको कौन बताता है कि HDMI तो होना ही चाहिए अब, लेकिन इसके साथ साथ ब्लूटूथ के SD कार्ड भी साथ साथ एफर्ट देते हैं, और USB 3 के पोर्ट्स भी होने चाहिए, और प्लस USB C का अगर हो तो बहुत ही अच्छा है,
इस तरह भी होनी चाहिए। ये इनको कौन बताता है? और इनको कैसे पता चलता है कि ये कमबख्त ये वाला मॉडल और इतनी वाली हार्ड डिस्क के साथ ये अगले 1 साल में 2 साल में बहुत बिकेगा, फिर हम और में इम्प्रूव कर देंगे? ये उनको कैसे पता चलता है? ये सब का सब कॉन्जॉइंट एनालिसिस से उनको पता चलता है कि जब भी नई प्रोडक्ट डिजाइन करनी हो, और नई प्रोडक्ट यानी पुराने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करना हो, नई प्रोडक्ट डिजाइन करनी हो, तो नई प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए कॉन्जॉइंट एनालिसिस का काम करते हैं। अब ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दी लैपटॉप की, कैसे पता चलता है कि ये वाला बिकेगा ही बिकेगा? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर मैं मार्केट में फेंकूं, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल, कभी आपने सोचा कि 1 जीबी रैम के साथ कभी काम होता था, और अब जो है 4 जीबी के साथ है या 8 जीबी के साथ बात लैपटॉप मिलते हैं, तो वो उनको कैसे पता चलता है ये 8 जीबी वाला भी बिक जाएगा और आसानी से, कि ज्यादा कैपेसिटी वाला महंगा है, सब कुछ है? तो ऐसा क्यों है? या स्पीड है तो वो क्या है? उसकी वजह ये है कि वो सर्वे करवाते हैं। जब वो सर्वे करवाते हैं और सारा सर्वे करवाते हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर 20,000 25,000 लोगों से वो फीडबैक लेते हैं 1 साल 2 साल के अंदर, और उस पे कॉन्जॉइंट एनालिसिस उनकी प्रेफरेंस के लिए करते हैं। फिर प्रेफरेंस के लिए जब एट्रीब्यूट्स और लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स और सब चीजें जमा हो जाती हैं, फिर कॉन्जॉइंट एनालिसिस से फिर वो एक आइडियल प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, ठीक है, कि कौन से ज्यादा पसंद है और के कौन से। मैंने इनको प्राइमरी स्कूल की फैसिलिटीज के ऊपर मैंने इसको इस्तेमाल किया। मैंने इसको नए फ्लेवर ऑफ स्नैक्स के लिए इस्तेमाल किया, जो ऑलरेडी आप लोग खाते भी हैं, उसके लिए मैंने काम किया। उसके लिए इस्तेमाल किया कि कौन सा फ्लेवर चलेगा। मिसाल के तौर पर कुछ फ्लेवर्स मैंने मना किया, कभी भी नहीं हो सकते। अनियन फ्लेवर आप देखेंगे नहीं है, जैतून फ्लेवर नहीं है स्नैक्स चिप्स के अंदर। प्रिंगल्स में बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों में नहीं है, बिकॉज वो हमारे टेस्ट बर्ड के लिए नहीं है, तो नहीं चलेगा, नहीं उठेगा। तो ये प्रेडिक्शन मैंने भी की थी उस वक्त भी, और उनको एनालिसिस भी करके दिया था, जो आज कामयाब भी है, और आप देखते हैं मिलता भी है। तो दिस इज एग्जैक्टली नए प्रोडक्ट को डिजाइन करना, नया स्कूल डिजाइन करना है, नई यूनिवर्सिटी का नया डिपार्टमेंट, नए होटल्स डिजाइन करने हैं, तो होटल्स के कमरों में क्या क्या होना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, क्या फैसिलिटी रखूं क्या नहीं रखूं, ठीक है। रोड साइड के ऊपर कमरे की या सूरज की तरफ रोशनी पाकिस्तान के अंदर नहीं चलती है, लेकिन किसी दूसरे ममालिक में जहाँ सूरज कम निकलता है, वहाँ पर सूरज के हिसाब से रूम की वो, तो वो उससे ज्यादा वैल्यू होती है, नहीं होती। ये सब चीजों के साथ कॉन्जॉइंट एनालिसिस इज अ वंडरफुल थिंग। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू मैथमेटिक्स, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया बताया कि देखो एक टेक्निक का नाम कॉन्जॉइंट एनालिसिस, ठीक है। और इसी तरह से लाइक टिपिकल एप्लीकेशन सॉफ्ट ड्रिंक्स डिजाइन, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक चलेगी नहीं चलेगी, कैंडी बार कौन सी है, कैंडी बार में भी लाइक डिपेंड करता है। 5 रुपए वाली अगर जो है वो कैडबरी आ रही है नहीं आ रही है, वो खत्म क्यों हो जाती है, चली क्यों जाती है, वो बबली चलेगा नहीं चलेगी, उठेगी नहीं उठेगी, वट। बबली के पीछे कुछ और भी एथिकल कंसर्न भी हैं, वो खैर फिलहाल खुदा ना खास्ता उसकी क्वालिटी पे नहीं है, लेकिन ना टेस्ट पे। सीरियल्स है, बियर, लाइक सॉरी टू से एग्जांपल लाइक दैट, बड़ा फिलहाल फॉरेन है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, कॉन्डोज, सॉल्वेंट, लाइक देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। और then there is structure equation modeling, कि वो structure equation modeling is already you are familiar with it, मैं कोई चीज वाई नहीं का। असल चीज जो कुछ चंद चीजों पे मैंने दी है, एग्जांपल फैक्टर एनालिसिस एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटर रिलेशनशिप, आपस में इंटर रिलेशनशिप का डायग्राम मैंने को बताया आपको कि फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से सेट ऑफ कॉमन अंडरलाइंग डायमेंशंस का पता होना चाहिए। तो कई मरतबा फैक्टर एनालिसिस को मैंने कई मरतबा किसी बड़े एनालिसिस से पहले मैंने फैक्टर एनालिसिस किया, बड़े डेटा को छोटा किया, समराइज किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद उसका स्कोर लिया, और स्कोर लेने के बाद उसको मैंने अगले एनालिसिस में इस्तेमाल किया। और दिस इज अनदर वेरी इजी फॉर मी। कई मतलब वेरिएबल्स को डिजाइन करने के लिए डिपेंड करता है अगेन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू, फैक्टर एनालिसिस आल्सो देयर। इसी तरह से देन द क्लस्टर एनालिसिस, ये मैंने बहुत काम किया है क्लस्टर एनालिसिस के, ग्रुप्स, रिस्पोंडेंट्स, प्रोडक्ट्स, फर्म्स, वेरिएबल्स बना दें, कौन से लोग हैं कौन से नहीं है, और हर ऑब्जेक्ट किस तरह से एक दूसरे से मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने एक मरतबा रिसर्च करवाई एक स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं वो उनमें इंटरनेट यूजिंग हैबिट क्या है, तो उससे 5 क्लस्टर्स बनवाए। 5 क्लस्टर्स सॉफ्टवेयर ने बना के दिया, और फिर उसमें नाम रखे, हम क्लस्टर्स के फिर नाम भी रखते हैं क्लस्टर एनालिसिस में। फिर उनकी क्वालिटीज, उनके खवास, उर्दू में जो लफ्ज है खवास, उसके खवास एक्सप्लेन करके हम कहते हैं और लिखते हैं कि ये इस कैटेगरी और इस कल्चर और या इस क्लस्टर का एक्चुअली जो उसके अंदर जो उनका उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस चीज पे बना हुआ है, ये उनकी हैबिट्स हैं, ये मार्केटिंग वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको याद हो, मार्केटिंग वालों को कुछ अगर बेसिक याद हो कि फॉर एग्जांपल वो वाला लफ्ज अगर याद हो आपको, इनोवेटर्स, ठीक है, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, ठीक है, अर्ली डेवलपर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, या फिर लैगार्ड, वो जो नाम थे वो कैसे थे, या अगर आपने वो वाला जो ISI का जो कॉन्सेप्ट है,
पुराना वाला प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, अचीवर्स, फुलफिलर्स, ये सारे जो कैटेगरीज ऑफ पीपल, कैटेगरीज ऑफ रिस्पोंडेंट्स या कंज्यूमर्स के जो नाम है, ये सब कैसे दिए हुए, ये सब क्लस्टर एनालिसिस की वजह से जो है वो एनालिसिस करके नाम दिया हुआ है। क्या क्लस्टर एनालिसिस हम और भी कर सकते हैं, वेरिएबल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोडक्ट से कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर वेरिएबल से कर सकते हैं तो क्या फाइनेंस में इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खूबसूरत तरीके से होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत होता है एडवांस में, जितनी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, जितनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं, इन सारी रिपोर्ट्स के अंदर सारी चीजों में अगर आप देखें तो वो आखिर में जाके क्लस्टर एनालिसिस करके ग्रुपिंग जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई है वो इसी तरह बनाई है। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमें टेक्निक पे कमांड ज्यादा नहीं अंदाजा होता, हमें इसके बारे में अभी इंटरेस्ट डेवलप कभी किसी ने करवाया नहीं होता, तो इस वजह से हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हमारे बड़े होराइजन को एक्सप्लोर करने की बात ही समझ नहीं आती। वो अगर हमें पता चल जाए, मैं लड़ लूंगा, मुझे ये पता चल जाए क्लस्टर एनालिसिस क्या है, मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा, मुझे ये पता चले कि कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो फिर इसकी मैथमेटिक्स को थोड़ा देख लेंगे, इसको किस सॉफ्टवेयर में करना है वो भी देख लेंगे, किस किस्म का डेटा चाहिए होता है इसके लिए वो भी देख लेंगे, बस लेकिन इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग ये भी परसेप्चुअल मैपिंग के लिए है। मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, और मैं तुम्हारा के लिए ये मत समझिएगा कि मैं बहुत चैंपियन, नो, एक्चुअली मेरे साथ मिलके लोग काम करते हैं तो मैंने उनको गाइड किया किस तरह करो। मुझे सिर्फ आई एम अ गुड विजुअलाइजर, मैं विजुअलाइज बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं चीज़ों को मैं ये देख सकता हूँ कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज कर लेते हैं, फिर उसका हमको बेहतर फिर कर लेंगे, कुश्ती लड़ लेंगे, लड़ना है तो लड़ लेंगे, आई डोंट माइंड दैट, बट लेट्स वर्क ऑन कि हम किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। इसमें क्या है, परसेप्चुअल मैपिंग। मैंने नॉट जियो बल्कि इनफैक्ट मैंने जितने न्यूज़ चैनल थे उसके एक मतलब परसेप्शन मैपिंग एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था बहुत पहले, दिस इज 2009 के। उस जमाने में क्या है, कोई ऐसा चैनल है जो न्यूट्रल, पता चला कोई भी चैनल न्यूट्रल नहीं, परसेप्चुअल मैप बनाया। अभी मैंने रिसेंटली जो काम किया है वो मैंने लाइक कराची की रोड के ऊपर जो गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियों के हिसाब से लोगों के जहनों में जो पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, कि हर गाड़ी की एक पर्सनालिटी, लोगों के जहन में कोई पर्सनालिटी समझ में आती है क्या कि यार दिस इज समथिंग वेरी फ्लैशी, दिस इज समथिंग, ये वाली गाड़ी जो है ना ये बड़ा बड़ी वो लगती है डोमिनेटिंग, और ये वाली जो है ना ये तो मुझे वैसी लग रही है बस। ओके, सिंसियर, बड़ी सिंसियर है, सिंसियर का मतलब एक फीलिंग आती है यार ये बड़ी जबरदस्त। तो जस्ट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स विद द डिफरेंट प्रोडक्ट। क्या यूनिवर्सिटी पे हो सकता है? यस, मेरा पेपर है इसके ऊपर, और यूनिवर्सिटी चॉइस डायमेंशन, और फिर इसके बाद उसके परस्पेक्टिव में कि हर यूनिवर्सिटी को लोग क्या कहते हैं, या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स को लोग क्या हाउ दे परसीव, किस तरह करते हैं, और दिस इज समथिंग। तो अगेन मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, वंडरफुल परसेप्चुअल मैपिंग के सिमिलैरिटीज और प्रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर। ओके, करस्पॉन्डेंस एनालिसिस ये भी परसेप्चुअल मैपिंग पे है, इसकी डिटेल हम पढ़ लेंगे, क्या अंग्रेजी है क्या नहीं, फाइन, बट दिस इज करस्पॉन्डेंस एनालिसिस। इसकी एप्लीकेशन अगर आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो दीज आर ऑल टेक्निक्स जो जिसके अंदर कौन सा डेटा, उसकी नेचर क्या है, कितने ये इंटरडिपेंडेंस है, तो इसके अंदर किस तरह से करेंगे, लीनियर नॉन लीनियर रिलेशनशिप के साथ परसेप्चुअल मैप बनाता है, बहुत ही खूबसूरत बनाता है और कमाल बनाता है। और उसके बाद हम फर्म्स को, प्रोडक्ट्स को, लाइक यूनिवर्सिटी, मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटीज को, इवन डायमेंशंस को आप फर्दर कर सकते हैं। कौन से डायमेंशन के अंदर आप, डायमेंशन का मतलब कितने डायमेंशंस के ऊपर कोई चीज की सिलेक्शन हो सकती है, और दोनों वो अगर दो डायमेंशन पे होती है तो दोनों डायमेंशन का नाम क्या हो सकता है, नाम रिसर्चर खुद देता है, और वो भी डेटा की बुनियाद पे जो रिजल्ट आता है उसकी बुनियाद पे देता है। बड़ा खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस है वो, अगेन डिटेल में फिलहाल। और फिर मल्टीवेरिएट के लिए क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से यूज हो सकता है, स्टेजेस कौन सी हैं, हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये उसी किताब का जो डेटा है कि एक ही डेटा के ऊपर उन्होंने बार बार हर चैप्टर पे एक्सप्लेन किया है, हर चैप्टर टेक्निक्स के ऊपर है और समथिंग लाइक दैट। और दैट्स इट, दिस इज समथिंग जो आप लोगों के लिए है, और जहाँ से बात मैंने अभी मुकम्मल कर दी है, और मैंने शेयरिंग भी बंद कर दी है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा और आपको शायद कोई बात समझ में आई हो, कोई सवाल अगर है तो आई एम विलिंग टू आंसर दैट, बट दिस इज समथिंग यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, जो एक आपका सिर्फ एक होराइजन डेवलप करने के लिए बात की। आई नेवर डिस्कस एनी मैथमेटिक्स, मच मैथमेटिक्स, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। एनी फीडबैक दैट यू लाइक? Yes, sir. Thank you for listening me. Well, like any feedback you like to give it beyond yes, something like that.
कोई और कोई देना चाहेगा? हेलो, चलिए सर, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। सर और आई होपफुली इट इज वर्थवाइल फॉर यू एंड फॉर योर स्टूडेंट्स। मुझे पता नहीं माशाल्लाह उनका लेवल, लेकिन समथिंग मैंने कोशिश नहीं, की। ये और बैकग्राउंड जो है ना, इसकी बड़ी ज़रूरत होती है कि आप जब सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन से जाने से पहले थोड़ा सा जी आपको सर, बैकग्राउंड आना चाहिए। तो हम अब ये कि लेट्स अब आगे जो है इसमें आएंगे तो एप्लीकेशन आएगी जी और सर, मज़ीद आप तो अब ये फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे प्राइमरी वाले, तो जी सर, SCM यूज़ करते हैं, CFA यूज़ करते हैं। अब ये टर्म्स अब वो यूज़ कर रहे होते हैं जी सर, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होते। जी सर, बिल्कुल। ऐसा यानी ऐसा भी होता है कि इन्होंने आजकल तो सॉफ्टवेयर ने चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि वो निकाल के दे देता है, लेकिन उनको इंटरप्रेट करना टेबल्स को जी वो कैसे बिल्कुल सर। करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कम से कम ये सारी चीज़ें एप्लीकेटिव नेचर की आनी जी चाहिए। जी जी सर, इसी तरह जैसे आपने कहा, मल्टी ग्रुप एनालिसिस बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ, जी सर, बिल्कुल MGS और बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी फिर ये कि बिल्कुल सर, जैसे मैंने SCM को तो अभी टच ही नहीं किया, वो तो एक हाँ पूरी हाँ दुनिया है, वो तो बिल्कुल अभी। जी तो ये चीज़ें क्लस्टर एनालिसिस किया जाता है जी सर, मार्केटिंग में खास तौर पे। और जी सर, तो ये ऐसा कि ये हम थोड़ा सा और खास तौर पे ये जो SCM हो गया, और SCM के अंदर ही आपके जैसा जो बोल रहे हैं। जी सर, है मुख्तलिफ, तो उसमें हम इसको टच करते हैं बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। जैसा और बोलेंगे विल गो इनटू दैट, और उसमें हम कोई इश्यूज नहीं। विल ट्राई टू, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा ना इसमें कोई एप्लीकेटिव नेचर हो, बिल्कुल होगा कि सर। साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी देते रहें और साथ साथ उसकी एप्लीकेशन भी होती रहे। भाई भाषण तो आज के दिन खत्म हो गया सर, वो तो हाँ फिर एक ट्रेंड बन गया, सॉरी से अब तो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह बात। क्योंकि ये लोग जो है ना ये भाषण ही सुनते रहते हैं ये। जी हाँ, तो नहीं सर, आई आई अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली वो सिर्फ मैं इनको ये बताना चाह नहीं, रहा ये था जरूरी था। नहीं नहीं, कि आज का दुनिया तो जरूरी जरूरी इसलिए है। था जी कि सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा इनको तो कम से कम बेसिक रिग्रेशन का तो मैं कहता हूँ एक और एक सेशन होना चाहिए थियोरेटिकली सही, कि बिल्कुल सर। बेसिक रिग्रेशन क्या होती है, जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। टी वैल्यूज अच्छा क्या होती हैं, टी वैल्यूज क्या होती हैं, आर क्या कहलाता है। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक और रिक्वेस्ट करूँ आपसे, सॉरी हाँ उनकी बात काट रहा हूँ। इसमें मैं देखें बहुत नाइव हूँ मैं, मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। उसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादा नॉन फाइनेंस से की दुनिया से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने रिग्रेशन को कैसे देखा, कैसे जांचा, कैसे मैंने इसकी पड़ताल की, और मैंने क्या चीज़ समझी जो कि नॉन टेक्निकल है लेकिन मेरे लिए कितना फायदेमंद है। तो उसको जो कॉन्सेप्ट्स को मैंने देखा ना, तो अब यकीन करें वो फाइनेंस के लोगों से बेहतर तो नहीं, लेकिन उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा पता चलने शुरू हुए, जिससे मुझे बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगी। तो एक मेरी अप्रोच है। तो जिस वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो अगर सबको रिग्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा डीप विदाउट हाँ, एनी नहीं लेकिन मैथमेटिक्स। रिग्रेशन भी अब होता ही है। अब जी सर, जब टाइम सीरीज पे चले जाते हैं ना, तो उसकी एक अलग दुनिया हो जाती है। जी सर, बिल्कुल तो क्योंकि असल में सेकेंडरी डेटा में टाइम सीरीज इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल तो सही है। मेथडोलॉजी की वो उसमें काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती है। जी लेकिन सर, अगर हम क्रॉस सेक्शन पे रहे ना, तो फिर वो क्वाइट सिंपल होता है, मतलब जी उसमें हम बिल्कुल। बेसिक चीज़ें भी सिखा सकते हैं। जी तो सर, मैं तो ये नहीं कह रहा जैसे, लेकिन क्रॉस क्योंकि हमारा अमूमन प्राइमरी स्टडी क्रॉस सेक्शन होती है, जी सर, या अगर लॉन्गिट्यूडनल भी होती है तो उसमें क्रॉस सेक्शन गालिब होते हैं, मे बी 1 और 2 ईयर्स का होता है। जी तो सर, उसके अंदर जो है वो इंट्रिकेसीज जो टाइम सीरीज के अंदर हम लोगों को सॉल्व करनी पड़ती है ना, वो नहीं होती उसमें। जी सर, तो बिल्कुल सही इस कह रहे वजह से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है रिग्रेशन का ना। रिग्रेशन हैं। जी सर, तो हम जी सर, बेसिक चीज़ें समझा दें तो हो जाता है। वो बाकी चीज़ें क्योंकि वो फिर अजम्पशंस बड़ी वैलिड होती हैं जब आप टाइम सीरीज कर रहे होते हैं कि जी मल्टीपल सर, एनालिटिक है या दूसरी चीज़ें, वो सब ज़्यादा उसमें वैलिड होती हैं। जी सर, तो तो ये है कि तो हम एप्लीकेटिवली थोड़ा सा एक रिग्रेशन का भी एक आइडिया दे देंगे और बिल्कुल इंशाल्लाह। सर, बिल्कुल और सर, बिल्कुल। एससीएम वगैरह तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ, उसमें तो एक वो रिग्रेशन ही तो है कोई मसला ही बेसिकली। नहीं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। उसका एक हैंड्स ऑन वो कर लें, प्लस ये कि मल्टी ग्रुप पे भी देख लेंगे, क्योंकि जी हाँ, मल्टी ग्रुप पे ग्रुप है, और काफी सिर्फ प्रोजेक्ट। PLS SCM के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं पीएलएस जो एससीएम एडवांस आप है। जी सॉफ्टवेयर हाँ, देख लें, पीएलएस एससीएम जी पे जो है इसको इनको जी सर, और तो ये हम इंशाल्लाह विल जी सर, कंटिन्यू। बिल्कुल ये तो अब एक ऐसे नई चीज के अंदर आप दाखिल हुए हैं कि जिसका सिरा जो है बहुत दूर तक जी सर, आपको नजर बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल और सर। ये इसमें कई सेशंस होंगे और ये इनके लिए बड़ी बड़ी फायदेमंद होगी। आई वुड लव तो टू, आई लव टू सर्व दैम, लव चल टू। चलें, गुड बहुत सर, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए सर। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू सो अपना मच ख्याल सर रखिए सब आपको आप भी। लोग। बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो। अल्लाह हाफिज।